हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है डियर लायर। कहानी की शुरुआत में हमें इस ड्रामा के मेल लीड की शादी का सीन दिखाया जाता है। इस ड्रामा की फीमेल लीड जिसका नाम यीफे है वो कहने लगती है कि मैंने चिंदी से शादी करने का सपना न जाने कितनी बार देखा था। मैं अपनी शादी पर बेहद खुश थी, लेकिन चिंदी से शादी करने के बाद मेरी जिंदगी एक डरावना सपना बन गई। जैसे ये दोनों केक काटते हैं तो एक मुर्गी का ब्लड यीफे के चेहरे पर गिर जाता है और ये सब देखने के बाद एक मिस्टीरियस सा आदमी यहाँ से चला जाता है। अब इसी मिस्टीरियस आदमी को एक पेशेंट के कमरे में दिखाया जाता है। इसी पेशेंट के बाल चिल्ली कंघी कर रहा होता है। इसको यीफे की कॉल आती है। यीफे चिल्ली को बता रही होती है कि आज मुझे घर आने में देर हो जाएगी। चिल्ली कहता है कि क्या मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊँ, लेकिन यीफे कहती है कि मैं खुद ही वापस आ जाऊंगी। अब चिल्ली कॉल सुनने के बाद इस हॉस्पिटल के रूम से बाहर आ जाता है और इस रूम का नंबर B207 होता है। यीफे जब वापस घर आती है तो ये देखती है कि इसके घर की सीढ़ियों पर इसी रूम का नंबर लिखा होता है। यीफे इस नंबर को देखती जरूर है लेकिन इग्नोर करके चली जाती है। घर पर चिल्ली अपनी बहन चिंसी से बात कर रहा होता है। चिंसी कहती है कि तुम्हारी शादी को बचाना मेरी टॉप प्रायोरिटी है, लेकिन हम दोनों के दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ था कि तुम मुझे मोमो के बारे में अपडेट करते रहोगे। ये बात सुनकर चिल्ली गुस्सा हो जाता है। कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि ये नाम घर पर मत लिया करो। चिंसी कहती है कि तुम अपनी बहन पर गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैंने ही तुम्हारी शादी के लिए इतनी एफर्ट्स की थी। इतने में ही यीफे वापस घर आ जाती है। यीफे कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो चिंसी कहती है कि मैंने सुना था कि कल रात तुम सही से सो नहीं पाई, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ। यीफे सूप को देखकर बहुत खुश हो जाती है और चिंसी को थैंक्स बोलती है। यीफे जब चेंज करने के लिए आती तो चिल्ली के फोन पर कॉल आ रही होती है। यीफे फोन लेकर चिल्ली के पास चली जाती है। चिल्ली ये कॉल उठाकर कहता है कि मैंने तुमसे कहा भी था कि अब मैं इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज नहीं रहा हूँ, तो मुझे बार बार कॉल करके तंग नहीं करो। जब कॉल बंद होती है तो यीफे से पूछती है कि किसकी कॉल थी। चिल्ली कहता है कि पुराने क्लाइंट की, लेकिन यीफे को ये कॉल बहुत मिस्टीरियस लग रही होती है। अब रात में यीफे जब देखती है कि चिल्ली सो गया है तो ये वो नंबर डायल करती है जो इसने चिल्ली के फोन से याद कर लिया होता है। यीफे वॉशरूम में जाकर कॉल कर रही होती है। जब इसकी कॉल उठा ली जाती है तो हेलो की आवाज सुनकर चिल्ली भी जाग जाता है। यीफे पूछती है कि क्या आप चिल्ली को जानती हैं? तो ये कॉल हॉस्पिटल की एक नर्स ने उठाई होती जो कि कहती है कि ये हॉस्पिटल और यहाँ पर इतने सारे पेशेंट होते हैं, मुझे नहीं मालूम कि आप किसके बारे में पूछ रही हैं। यीफे से पूछती है कि ये कौन सा हॉस्पिटल है, लेकिन इसके साथ ही चिल्ली यहाँ पर आकर बाहर की लाइट ऑन कर देता है। ये देखकर यीफे कॉल बंद कर देती है। चिल्ली से पूछता है कि काफी देर हो गई, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? यीफे कहती है कि मेरे स्टमक में बहुत दर्द हो रही है इसीलिए जाग रही हूँ। अब हॉस्पिटल के रिसेप्शन के पास वो मिस्टीरियस शख्स दिखाई देता है। आज यीफे चिल्ली के साथ अपने पेरेंट्स के घर पर लंच करने के लिए आई होती है। यहाँ पर यीफे की दो बहनें भी आई होती हैं। इस लंच के दौरान चिल्ली एक केयरिंग हस्बैंड की तरह ही यीफे का ख्याल रख रहा होता है। यीफे और चिल्ली इन सब से कुछ कहना चाह रहे होते हैं, लेकिन इसी के साथ यीफे के ब्रदर इन लॉ की तबीयत खराब हो जाती है। सभी लोग डेंगमिंग को देखने लगते हैं कि इसको क्या हो गया है। खाने में पीनट्स होती हैं और डेंगमिंग को पीनट से एलर्जी होती है। अब ये सब लोग इसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए भागने लगते हैं। यीफे भी जाने वाली होती है, लेकिन ये देखती कि चिल्ली के फोन पर उसी नंबर से कॉल आ रही है। यीफे चिल्ली का फोन लेकर किचन में आ जाती है। यीफे कॉल उठाती है लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। एक नर्स रिसेप्शन पर आती है तो कोई ऐसे ही फोन को छोड़कर चला गया होता है। अब नर्स कॉल उठाती है तो यीफे इससे पूछती है कि क्या मैं जान सकती हूँ कौन सा हॉस्पिटल है? नर्स कहती है कि ये हेल्थ केयर सेंटर, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? इतने में चिल्ली किचन में आ जाता है जो कि इससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो? चिल्ली की आवाज सुनकर यीफे डर जाती है। चिल्ली पानी लेने के लिए आया होता है। यीफे जल्दी से इसको पानी डाल कर देती है। चिल्ली यीफे से कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ब्रदर इन लॉ को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। ये कहकर चिल्ली जाने लगता है। फिर इसको याद आता है कि इसके पास उसका फोन नहीं है तो ये यीफे से पूछता है कि मेरा फोन कहाँ पर है? यीफे इसके फोन को सुनकर ऐसे ही ड्रामा करने लगती है जैसे इसको फोन के बारे में नहीं मालूम, और फिर ये शेल्फ से फोन उठाकर चिल्ली को दे देती है। जब यीफे चिल्ली को फोन देती है तो ये बहुत ही अजीब तरह से यीफे को देख रहा होता है, लेकिन जैसे यीफे इसकी तरफ देखने लगती है तो चिल्ली मुस्कुराने लगता है और यीफे से कहता है कि तुम मेरा इंतजार करना, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। ये कहकर चिल्ली यहाँ से चला जाता है। अब यीफे हॉस्पिटल आ जाती है। ये रिसेप्शन पर आकर नर्स से पूछती है कि यहाँ पर कोई चिल्ली नाम का पेशेंट है, क्योंकि यीफे को ये लग रहा होता है कि चिल्ली को कोई बीमारी है जिसके बारे में ये यीफे को नहीं बता रहा। नर्स से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास केस नंबर है? तो यीफे कहती कि नहीं। अब इस नर्स को एक दूसरी नर्स बताती है कि मैं B207 को बाहर फ्रेश एयर में लेकर जा रही हूँ। जब यीफे ये नंबर सुनती है तो इसको याद आता है कि घर की सीढ़ियों पर इसने ये नंबर लिखे हुए देखा था। ये याद आते ही यीफे भी इस नर्स के पीछे चली जाती है। अब चिल्ली आकर यीफे की बड़ी बहन को बताता है कि ये मेडिसिन है और जब तक ये ड्रिप खत्म नहीं
हो जाती, आपको यहीं पर रुकना पड़ेगा। मेडिसिन देने के बाद चन्नी जब अपना फोन चेक करता है तो उसको मालूम होता है कि इसी नंबर से कॉल आई थी और फिर इसको याद आता है कि इसका फोन यीफे ने इसको वापस किया था। तो क्या ये फोन यीफे ने अटेंड किया था? चनली यीफे की बड़ी बहन से कहता है कि कंपनी में एक जरूरी काम आ गया है, इसलिए मुझे फौरन जाना होगा। ये कहकर चनली यहाँ से चला जाता है। अब यीफे उस नर्स के पास आकर कहती है कि क्या मैं इससे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? तो ये नर्स कहती है कि आप इसकी क्या लगती हैं? तो यीफे कहती है कि मैं इसकी दोस्त हूँ। यह सुनकर नर्स इसके लिए मान जाती है। अब यीफे इस पेशेंट से पूछती है कि क्या तुम चनली को जानती हो? जब ये कोई जवाब नहीं देती तो यीफे चनली की तस्वीर दिखाते हुए इससे पूछती है कि क्या तुम इसको जानती हो? ये तस्वीर देखने के बाद भी कोई जवाब नहीं देती। तो ये नर्स कहती है कि मैंने इस पेशेंट को कभी भी बोलते हुए नहीं सुना। तुम इसकी दोस्त हो, तुम्हें ये नहीं पता कि ये बोल नहीं सकती? यीफे से पूछती है कि इसको क्या हुआ है? तो नर्स कहती है कि ये पेशेंट की प्राइवेसी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकती। यीफे फिर इस नर्स को चन्नी की तस्वीर दिखाते हुए पूछती है कि क्या तुमने कभी इस आदमी को इस पेशेंट के पास देखा है? ये नर्स कहती है कि मैंने चन्नी और इसके साथ एक लेडी को हॉस्पिटल में कई दफा आते हुए देखा है। ये लोग हॉस्पिटल की फी पे करने के लिए आते हैं। यीफे कहती है कि तो आपको क्या मालूम है कि इस आदमी और इस पेशेंट का रिलेशनशिप क्या है? नर्स कुछ कहने ही वाली होती है कि यहाँ पर चिंसी आ जाती है। चिंसी अब यीफे को लेकर इसी पेशेंट के रूम में आ जाती है। चिंसी कहती है कि ये हमारी बहन है। ये सुनकर यीफे बहुत हैरान होती है। चिंसी कहती है कि 3 साल पहले हमारी बहन बिल्कुल ठीक हुआ करती थी और फिर हमारी बहन की मुलाकात उस घटिया शख्स से हुई। हमारी बहन उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसने कहा कि वो पढ़ने के लिए अब्रॉड जा रहा है, लेकिन इसको मालूम हुआ कि वो इसे झूठ बोल रहा है। उसे एक बेहतर फैमिली की लड़की मिल गई है, इसलिए हमारी बहन ने सुसाइड करने की कोशिश की। और अब दिखाया जाता है कि चन्नी इसको उठाने की कोशिश कर रहा होता है और फिर इसकी नजर बेड पर पड़ी हुई मेडिसिन पर पड़ती है। चिंसी कहती है कि तभी से इसकी हालत ये हो गई है। यीफे कहती है कि मेरी और चन्नी की शादी को इतना टाइम हो गया है, आप लोग मुझसे ये बात कब तक छुपाने वाले थे? चिंसी कहने लगती है कि हम तुमसे छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बस हम ये नहीं चाहते थे कि तुम्हारी फैमिली हमें एक्सेप्ट नहीं करे। हमारी फैमिली कंट्री साइड से, अगर तुम्हारी फैमिली को मालूम होता कि हमारी एक बीमार बहन है तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी तुम्हारी और चन्नी की शादी के लिए मानते। चिंसी बहुत ही इमोशनल होते हुए ये कहानी सुना रही होती है और यीफे से कहने लगती है कि तुम इस सब के लिए चन्नी को ब्लेम मत करना। अगर तुम्हें किसी को इल्जाम देना है तो तुम मुझे इल्जाम दो, क्योंकि मैं बड़ी बहन हूँ। मैं ही अपने छोटे बहन भाइयों की सही से देखभाल नहीं कर पाई। इतने में ही चन्नी यहाँ पर आ जाता है। यीफे को यहाँ पर देखकर चन्नी बहुत शॉक हो जाता है। चन्नी कहता है कि यीफे मेरी बात सुनो। यीफे कुछ कहे बगैर रूम से बाहर चली जाती है। चिंसी एकदम से ही नॉर्मल हो जाती है और चन्नी को यीफे के पीछे जाने का इशारा करती है। चन्नी यीफे के आंसू साफ करते हुए इससे माफी मांगता है। ये इस बात को लेकर काफी शर्मिंदा दिखाई दे रहा होता है। ये देखकर यीफे कहती है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी बहन की बीमारी की वजह से तुम्हारे फैमिली स्टेटस पर कोई फर्क पड़ेगा। मुझे अगर परवाह है तो इस बात की कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। यीफे कहती कि तुम मुझसे वादा करो कि फ्यूचर में तुम मुझसे ना तो कोई झूठ बोलोगे और ना ही कुछ छुपाओगे। चन्नी कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब से मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। अब नर्स चन्नी को बता रही होती है कि हमने विजिटर्स का टाइम कम कर दिया, इसलिए आपके बाद अपने दोस्तों को भी बता दे। चन्नी दोस्त का नाम सुनकर बहुत हैरान होता है। तो नर्स कहती है कि वो लड़का कह रहा था कि वो आपकी बहन का दोस्त है। चन्नी कहता है कि वो कैसा दिखाई दे रहा था। तो नर्स कहती कि उसने कैप पहनी हुई थी, लेकिन वो थोड़ा गुस्से में दिखाई दे रहा था। अब चन्नी को याद आता है कि वही लड़का जो हमें हॉस्पिटल में दिखाया गया था, उसको 2 आदमियों ने पकड़ा होता है क्योंकि इस लड़के ने चन्नी को मारा होता है। ये लड़का चन्नी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। चन्नी न जाने क्यों यहाँ पर रो भी रहा होता है। अब ये फे मोमो से बात करते हुए कह रही होती है कि अब से तुम मुझे अपनी बहन समझना। अब इसी मिस्टीरियस इंसान को दिखाया जाता है। ये अपनी बाइक रिपेयर करवाने के लिए लेकर आया होता है। जब ये रिपेयरिंग शॉप के ऑनर को पैसे दे रहा होता है तो इसके वॉलेट में मोमो की तस्वीर दिखाई देती है। अब ये जो आदमी होता है इसने भी तस्वीर देख ली होती है। ये अपने दूसरे कोलीग के साथ इस मिस्टीरियस आदमी की गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बात करने लगता है। ये बातें सुनकर ये मिस्टीरियस आदमी गुस्सा हो जाता है और इस रिपेयरिंग शॉप का दरवाजा बंद करता है और इनको मारने लगता है। अब ये फिर अपनी बड़ी बहन के पास आई होती है। ये और चन्नी मिलकर नया घर ले रहे हैं, लेकिन इनको अभी भी डाउन पेमेंट के लिए 200,000 युआन चाहिए। ये फिर अपनी बड़ी बहन से पैसे उधार मांगती है तो ये कहने लगती है कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। ये फिर कहती है कि फिर मैं यीशिंग से पैसों के बारे में पूछ लेती हूँ। अपनी दूसरी बहन का नाम सुनकर इसकी बड़ी बहन गुस्सा हो जाती और कहने लगती है कि अगर उसके पास पैसे हुए भी तो वो कभी भी तुम्हें नहीं देगी। और ये यीफे से कहती है कि मैं किसी से बोरो करके तुम्हें कल तक के पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। ये सुनकर यीफे बहुत खुश हो जाती है। इसकी बड़ी बहन कहने लगती है लेकिन तुम इस बारे में यीचिंग को नहीं बताओगी। जब तुम यीचिंग और मॉम डैड को घर दिखाने के लिए लेकर जाओगी तब तुम उसको फेस
फेस टू फेस बताना कि पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाह रही होती। आज चनली यीफे को मिस्टर सन से मिलवाने के लिए लेकर आया होता है। चनली मिस्टर सन से यीफे को इंट्रोड्यूस करवाता है। मिस्टर सन यीफे को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहते हैं, लेकिन चनली कहता है कि ये ड्रिंक नहीं कर सकती। मिस्टर सन कहने लगते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बाद चनली जनरल मैनेजर बन जाएगा, उसके बाद तो चनली को बहुत सारे ऑफिशियल डिनर्स पर जाना पड़ेगा। तो क्या तुम इतने हैंडसम आदमी को अकेले इस तरह के डिनर्स पर जाने दोगी? ये चनली और यीफे के इनकार करने के बावजूद यीफे के लिए ड्रिंक डालता है। चनली यीफे से कहता है कि प्लीज तुम मुझे एम्बैरेस नहीं करवाना। यीफे ड्रिंक सब लोग जब की हालत खराब होती है। चनली मिस्टर सन को ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि इतनी रात है, मैं उसको अकेले जाने नहीं दे सकता, लेकिन मिस्टर सन कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ एक और गेम खेलनी होगी। ये कहकर ये चनली को यहाँ से लेकर चले जाते हैं और सामने टेबल पर वही मिस्टीरियस आदमी बैठा होता है। अब ये मिस्टीरियस आदमी यीफे का पीछा कर रहा होता है। यीफे ये बात महसूस कर लेती है कि कोई इसका पीछा कर रहा है, लेकिन इसको लगता है कि इसका पीछा चनली कर रहा है। तो ये कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अकेले घर जाना चाहती हूँ। ये कहकर ये तेज तेज चलना शुरू कर देती है, लेकिन ये महसूस करती कि अभी भी कोई इसका पीछा कर रहा है। ये बात इसको अजीब लगती है, इसलिए यीफे पीछे मुड़कर देखती है। इस मिस्टीरियस आदमी को देखकर यीफे डर जाती है और जल्दी जल्दी चलना शुरू कर देती है, लेकिन इतने में यहाँ पर चनली आ जाता है, जो कि इस मिस्टीरियस आदमी को पकड़ लेता है। चनली कहता है कि मैं जानता था कि ये तुम ही हो, और इससे पूछता है कि आखिर तुम कब वापस आए। ये कहने लगता है कि तो तुम मुझे नहीं देखना चाहते थे, लेकिन तुम्हें मैं एक बात बता दूं कि मैंने हर दिन तुम्हारे बारे में सोचा है। चनली कहता है कि तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम मुझसे मांग सकते हो, लेकिन मेरी वाइफ को परेशान नहीं करो। ये मिस्टीरियस आदमी कहता है कि मुझे लड़कियों को परेशान करना पसंद नहीं है और ना ही मैं ये काम करता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम भी महसूस करो कि सब कुछ खोने का दुख क्या होता है। तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारा कर्ज आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें वापस करूंगा। ये कहकर ये मिस्टीरियस आदमी यहाँ से चला जाता है। अब चनली यीफे के पास जाता है। यीफे कहती है कि अच्छा हुआ तुम आगे, मैं बहुत डर गई थी। चनली कहता है कि क्यों, क्या हुआ है? यीफे कहती है कि अभी कोई मेरा पीछा कर रहा था। चनली यीफे के सामने ऐसे बिहेव करते जैसे इसको तो ये बात मालूम ही नहीं थी कि कोई आदमी इसका पीछा कर रहा था। अब ये दोनों जब घर आ जाते हैं तो चनली यीफे से कहता है कि तुम गुस्सा करना बंद कर दो। मैं जानता हूँ कि मुझे तुम्हें अकेले घर नहीं जाने देना चाहिए था और ना ही तुम्हें ड्रिंक करने देना चाहिए था। यीफे कहती है कि फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे इस तरह से रात में अकेला नहीं छोड़ोगे। चनली कहते कि तुम फिक्र नहीं करो, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चनली अब यीफे के लिए पानी लेने के लिए जा रहा होता है, लेकिन यीफे इसको रोकती है। चनली यीफे का इशारा समझ जाता है। चनली अब यीफे को उठाकर अंदर ले जाता है। दूसरी तरफ यही मिस्टीरियस आदमी दिखाया जाता है, जिसके हाथ में चनली और यीफे की पिक्चर होती है। अगली सुबह यीफे जब उठती है तो चनली ने इसके लिए नोट लिखा होता है। ये नोट पढ़कर यीफे मुस्कुरा रही होती है। इसके साथ ही घर की घंटी बजने लगती है। यीफे देखने के लिए जाती तो बाहर कोई भी नहीं होता। ये दरवाजा बंद ही करने वाली होती है कि कोई दरवाजा पकड़ लेता है। चनली दरवाजा बंद नहीं कर पाती, इसीलिए ये पीछे हो जाती है और पूछती है कि तुम कौन हो, और ये वही मिस्टीरियस आदमी होता है। ये यीफे के घर के अंदर आ जाता है। यीफे इसको कह रही होती है कि तुम मेरे करीब आने की हिम्मत भी नहीं करना। यीफे मदद के लिए चिल्ला रही होती है। इतने में इसकी नजर खिड़की पर पड़ती है और खिड़की के बाहर चनली ये सब कुछ होते हुए देख रहा होता है। एक्चुअल में यीफे ये सब सपने में देख रही होती है। इस सपने की वजह से ये बहुत डरते उड़ती है। चनली जो कि ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, फौरन से यीफे के पास आता है और इससे पूछने लगता है कि तुम्हें आखिर क्या हुआ है। चनली कहते कि क्या तुमने कोई भयानक सपना देखा है? तो यीफे चनली को देख के पीछे हो जाती है और कहने लगती है कि मैंने भी सपना देखा कि तुम उस बुरे आदमी के साथ मिले हुए थे। चनली कहते कि ये सिर्फ एक भयानक सपना था, तुम्हें इसको भूल जाना चाहिए। ये कहते हुए चनली यीफे को हक करता कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। यीफे कहते कि तुम्हें आज अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जाना है ना, तुम चले जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी। चनली कहते है कि मैं कुछ देर तुम्हारे पास रुक जाता हूँ, लेकिन यीफे कहती है कि तुम काफी टाइम से इस सब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें जाना चाहिए, मैं ठीक हूँ। अब चनली को ये प्रोजेक्ट मिल जाता है। यीफे चनली को कॉल कर रही होती है, लेकिन मीटिंग की वजह से चनली इसकी कॉल काट देता है। यीफे अपने अपार्टमेंट की डाउन पेमेंट पे करने के लिए आई होती है, इसलिए ये चनली को कॉल्स कर रही होती है। इतने में इसकी बड़ी बहन यहाँ पर आ जाती है, जो कि इसको बताती है कि मैं तुम्हें पूरी अमाउंट नहीं दे सकती। ये सुनकर यीफे कहती है कि अगर आप मुझे पैसे नहीं दे सकती थी तो फिर आपने मुझसे वादा क्यों किया। यीफे इस बात को लेकर परेशान हो गई होती है। इतने में यहाँ पे मैनेजर आ जाता है, तो यीफे की बड़ी बहन कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक रहेगा। ये मैनेजर से बात करने के लिए चली जाती है। यीफे अपनी दूसरी बहन येचेंग को मैसेज करके बताती है कि मुझे और चनली को जो घर पसंद है, हमें उसके डाउन पेमेंट के लिए 200,000 वॉन चाहिए। क्या आप मुझे ये पैसे कुछ टाइम के लिए दे सकती हैं? येचेंग इसको ये पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है। मैसेज पढ़ते ही यीफे खुश हो जाती है। अब यही मिस्टीरियस आदमी देख रहा होता है कि चनली फोन पर बात कर रहा है। ये जानबूझकर चनली को हिट करने के लिए अपनी बाइक बहुत तेजी से आगे लेकर आता है। चनली को तो कोई चोट नहीं लगती, लेकिन इसके डॉक्यूमेंट्स जमीन पर बिखर जाते हैं। चनली इसके पीछे भागते हुए कहते कि क्या तुम पागल हो, तुम्हें बाइक चलाना नहीं आती। इतने में ये पीछे मुड़कर देखता है तो इसके सारे डॉक्यूमेंट्स नीचे बिखर
गए होते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर चन चिल्ली के यहाँ आने का इंतजार कर रहे होते हैं। अब चिल्ली को यहाँ पर आने में देर हो जाती है। जब ये अपना प्रपोजल मिस्टर वांग को दिखाता है तो मिस्टर वांग इसका प्रपोजल सुनने से पहले ही गुस्सा हो जाते हैं। कहते हैं कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये क्या है। ये एक पेपर सामने रखते हैं जिस पर अजीब सी ड्राइंग बनी होती है और कुछ लिखा होता है। मिस्टर चन भी गुस्से में चिल्ली को दिख रहे होते हैं। चिल्ली को रियलाइज होता है कि ये पेपर उस बाइक वाली ने फेंका था। चिल्ली की जो कोलीग होती है वो कहने लगती है कि मिस्टर वांग आज चिल्ली की तबीयत ठीक नहीं है तो इसीलिए प्लान मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। चिल्ली ही प्लान एक्सप्लेन करना चाह रहा होता है लेकिन मिस्टर चन इसको बैठने का इशारा करते हैं। अब चिल्ली उसी रिपेयरिंग शॉप पर आकर पूछने लगता है कि क्या आपने आजकल में किसी की बाइक रिपेयर की है। चिल्ली कहता है कि वो बाइक वाला मेरा फ्रेंड था। चिल्ली उसके पेरेंट्स बताता है तो ये आदमी कहता है कि अच्छा तो तुम उसके दोस्त हो। ये आदमी चिल्ली को अंदर ले जाते हैं कि इत्तेफाक से हम भी उसी को ढूंढ रहे हैं। यीफे ने चिल्ली के लिए डिनर तैयार किया होता है और जब दरवाजा नॉक होता है तो यीफे पार्टी पोपर के साथ चिल्ली को सरप्राइज देना चाह रही होती है लेकिन जब ये चिल्ली को देखती है तो परेशान हो जाती है। पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है। यीफे जब चिल्ली की मेडिसिन लगा रही होती है तो ये चिल्ली से पूछती है कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। तो चिल्ली कहता है कि जब मैं अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जा रहा था तो बदमाश लड़के मुझसे पैसे लेना चाह रहे थे। जब मैंने इनकार किया तो उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। यीफे कहती है कि क्या तुमने पुलिस को कॉल नहीं की। तो चिल्ली कहता है कि मुझे क्लाइंट के पास जल्दी पहुंचना था इसलिए मैं पुलिस को कॉल नहीं कर सका। और जब यीफे को ये बात मालूम होती है कि इसका प्रोजेक्ट शीशा ने मिस्टर वांग को एक्सप्लेन किया, ये बात सुनकर यीफे अपसेट हो जाती है। कहती है कि शीशा ने तुम्हारा प्रोजेक्ट चुरा लिया। चिल्ली यीफे से कहने लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब तक मैं मेहनत करता रहूंगा तब तक मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। वैसे भी अब हम एक बड़े घर में रहने वाले हैं इसलिए तुम अपना मूड खराब नहीं करो और इस बात का तुम स्ट्रेस भी नहीं लेना। यीफे कहती है कि मैं सोच रही थी कि जब हम बड़े घर में शिफ्ट हो जाएंगे तो तुम मोमो को भी कुछ दिनों के लिए वहाँ पर ला सकते हो। चिल्ली कोई जवाब नहीं देता तो यीफे कहती है कि क्या तुम नहीं चाहते कि वो हमारे घर पर आए। चिल्ली कहता है कि ऐसी बात नहीं है लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम उसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगी। यीफे कहती है कि मैं जानती कि तुम अपनी बहन को मिस करते हो और जितना तुम मुझे तंग नजर समझते हो मैं उतनी नहीं हूँ। अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। चिल्ली एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ कहता है कि तुम बहुत ही काइंड हो। जब यीफे चिल्ली की तरफ देखती है तो ये मुस्कुरा देता है। आज चिल्ली अपनी फैमिली को अपना नया घर दिखाने के लिए लेकर आई होती है। चिल्ली यीफे से पूछता है कि तुम्हारी दूसरी बहन क्यों नहीं आई। यीफे कहती है कि अगर मेरी बड़ी बहन को ये बात मालूम हो गई कि मैंने टीचिंग से पैसे लिए हैं और उनको इस बारे में नहीं बताया तो वो बहुत नाराज हो जाएंगी मुझसे। चिल्ली कहते हैं कि तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। यीफे कहती है कि मुझे वक्त ही नहीं मिला बताने का। इतने में यहाँ पर यीचिंग आ जाती है। ये दोनों यीचिंग को यहाँ पर देखकर हैरान हो जाते हैं। यीफे की बड़ी बहन कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो यीचिंग कहती है कि मॉम ने मुझे नया घर देखने के लिए बुलाया है। अब ये दोनों यीचिंग के साथ साइड पर आ जाते हैं। यीचिंग इन दोनों से कहती है कि तुम लोगों का ये वाला घर बहुत प्यारा है। यीफे अपनी बहन से सॉरी करती है तो यीचिंग कहती है कि हम फैमिली हैं, तुम किस लिए मुझसे सॉरी कर रही हो। यीचिंग इसको गिफ्ट देते हुए कहती है कि तुमने नया घर लिया तो तुम्हें खुश होना चाहिए। ये सुनकर यीफे को खुशी होती है और चिल्ली भी यीचिंग को थैंक्स बोलता है। अब यीफे जब सिंसी के बेटे जोंगजोंग के पास आती है जो कि दीवार पर स्टिकर्स लगा रहा होता है। यीफे जोंगजोंग के पास आती है तो जोंगजोंग इसको 2 पिक्चर्स देता है और ये पिक्चर्स मोमो की होती हैं। इस तस्वीर में जो लड़का खड़ा होता है उसका चेहरा कटा होता है। यीफे जोंगजोंग से पूछती है कि ये तस्वीरें तुम्हें कहाँ से मिली। तो जोंगजोंग कहता है कि ऐसी तस्वीरें बहुत सारी हैं इसीलिए अब ये मेरी हैं। अब यीफे मोमो से मिलने के लिए आ जाती है। ये मोमो को ये तस्वीर दिखाते हुए कहती है कि देखो तुम इस टाइम पर कितनी सुंदर हुआ करती थी। ये तस्वीर देखकर मोमो की तबीयत खराब हो जाती है और ये इस तस्वीर को देखकर रोने लगती है। ये देखकर यीफे जल्दी से नर्स को बुलाने के लिए चली जाती है। आज चलने जब घर पर आता है तो यीफे इसको आते ही हक कर लेती है। कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। चलने कहते हैं कि आज तुम इतनी खुश क्यों हो। यीफे चलने को बैठने के लिए कहती है। जब चलने बैठ जाता है तो यीफे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। चलने कहते हैं कि कैसी खुशखबरी। कहती है कि मोमो की बीमारी ठीक हो रही है। यीफे चलने को ये तस्वीर दिखाती है। इस तस्वीर को देखकर चलने कहता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिली। यीफे कहती है कि मुझे ये तस्वीर जोंगजोंग से मिली है और मैंने ये तस्वीर मोमो को दिखाई थी और तुम्हें पता है कि मोमो इस तस्वीर को देखकर रोने लगी। यीफे कहती है कि डॉक्टर ने कहा कि जब से मोमो यहाँ पर एडमिट हुई तो पहली दफा उसने कोई रिस्पॉन्स दिया है। यीफे कहती है कि हो सकता है कि अगर हम मोमो को उसके पास की पिक्चर्स दिखाएं तो वो जल्दी रिकवर कर सके। चलनी तो इस तस्वीर को देखकर शॉक में ही चला गया होता है। यीफे से कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है। चलनी गुस्सा हो जाता है और यीफे से कहने लगता है कि क्या तुम जानती हो कि मोमो की जो आज हालत है वो उसके इसी प्यार की वजह से है। मेरा मतलब है कि इस आदमी की वजह से, और तुमने ये तस्वीर मोमो को दिखाकर बहुत तकलीफ पहुंचाई है। यीफे कहती है कि मेरा ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं था। चिनली बहुत गुस्सा हो जाता है और यीफे से कहता है कि तुम बगैर जाने एफर्ट्स क्यों कर रही हो और गुस्से में यीफे से कहता
कहता है कि अगर मोमो के पास रिकवर होने का थोड़ा सा भी चांस है तो मैं नहीं चाहता कि वो अपनी पेनफुल मेमोरीज को दोबारा याद करे। मुझे लगता है कि अब मुझे मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये कहकर चलने यहाँ से जाने लगता है तो ये फिर फौरन से चलने के पास आ जाती है, कहती है कि मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की है, मुझे तो इस सब के बारे में मालूम ही नहीं था, इसलिए तुम गुस्सा नहीं करो। चलनी अब बताने लगता है कि मेरे पेरेंट्स की डेथ मेरे बचपन में हो गई थी। हमारी बड़ी बहन चुनसी ही जॉब के लिए जाया करती थी। गाँव के बच्चे मोमो को परेशान किया करते थे, इसलिए मैं मोमो को प्रोटेक्ट करना चाहता था और जब भी मोमो अपसेट हुआ करती थी तो वो पुरानी फैक्ट्री में आ जाया करती थी। वो वाहिद जगह थी जहाँ पर मोमो आकर अपनी रियलिटी से छुटकारा पा सकती थी। लेकिन असल बात यह है कि मैं मोमो को प्रोटेक्ट करने में फेल हो गया। ये यीफे से भी माफी मांगता है कि मैं तुम पर बिला वजह गुस्सा हो गया था। यीफे कहते कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने मोमो की फीलिंग्स को हर्ट किया है। चंदी कहता है कि मैं तुम्हें इल्जाम नहीं दूंगा, इस पूरी दुनिया में मैं सबसे ज्यादा परवाह तुम्हारी और मोमो की करता हूँ। अब रात को जब यीफे सो जाती है तो चन्नी को अपनी बहन चिंसी की ये बात याद आ रही होती है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सीक्रेट किसी को भी मालूम नहीं हो तो तुम्हें उसको छुपाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। अगली सुबह जब बेल बजती है यीफे बाहर देखने के लिए जाती है लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता और अचानक ही एक आदमी दरवाजा पकड़ लेता है। यीफे पीछे हटते हुए कहने लगती है कि मेरे करीब मत आना। यीफे मदद के लिए चिल्लाने लगती है। यीफे के साइड टेबल पर जो वास पड़ा होता है यीफे इससे इस मिस्टीरियस आदमी को हिट करती है और जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। यीफे के यहाँ से भागते ही ये मिस्टीरियस आदमी कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है और ये चिल्ली ही होता है। अब यीफे की दोनों बहनें इसके पास आ चुकी होती हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ पर चिल्ली भी आ जाता है। यीफे चिल्ली को देखकर कहती कि फाइनली तुम वापस आ गए हो। चिल्ली कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक है। ये यीफे से पूछता है कि क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। यीफे कहती है कि ये कोई सपना नहीं था बल्कि इस बार ये सब कुछ सच में हुआ है। ये सुनकर चिल्ली परेशान हो जाता है। ये चिंग कहती है कि मैंने सीसीटीवी कैमरा चेक किया है लेकिन सीसीटीवी कैमरा में भी हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। यीफे ने कहा है कि उस पर हमला हुआ है लेकिन यीफे की बॉडी पर मुझे कोई निशान नहीं मिला। चिल्ली कहते हैं कि कोई तो सबूत होगा। यीफे सोचने लगती है, फिर उसको याद आता है कि मैंने उसे वास से हिट किया था। ये सबको वो टूटा हुआ वास दिखाने के लिए अपने कमरे में लेकर आती है लेकिन ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है कि वो वास तो बिल्कुल अपनी जगह पर पड़ा होता है। यीफे कहती है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। अब चिल्ली यीफे को लेकर डॉक्टर के पास आ जाता है। डॉक्टर यीफे का ब्रेन स्कैन देखकर बताता है कि जो कंडीशन आपने मुझे बताई है और इस ब्रेन स्कैन को देखते हुए मुझे लगता है कि आप हेलुसिनेशन को एक्सपीरियंस कर रही हैं। हेलुसिनेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पर्सन वो चीज एक्सपीरियंस करता है जिसका हकीकत से कोई भी लेना देना नहीं होता। चिल्ली कहता है कि आपका कहने का ये मतलब है कि मेरी वाइफ दिमागी तौर पर बीमार है। डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, इसको कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। डॉक्टर इसको मेडिसिन देता है लेकिन यीफे इनकार कर रही होती है कि ये हेलुसिनेशन नहीं था। चिल्ली यीफे से कहता है कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर पर आने के बाद चिल्ली यीफे को मेडिसिन देता है। यीफे जब ये मेडिसिन खा लेती है तो चिल्ली इसको हक करते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आज ऑफिस में अनाउंसमेंट होती है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से शिया इस ब्रांच की जनरल मैनेजर बन जाती है। दूसरे ग्रुप का लीडर शिया से कहने लगता है कि हमारे ग्रुप के पास बहुत सारा काम है इसलिए मुझे डर है कि हम वक्त पर प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं कर पाएंगे। चिल्ली खड़ा हो जाता है, कहता है कि तुम ये प्रोजेक्ट हमारे ग्रुप को दे दो। शिया कहती है कि अगर तुम लोगों को मुश्किल नहीं होगी तो मुझे कोई इतराज नहीं है। चिल्ली कहता है कि नहीं, हम सब लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं। अब घर पर यीफे जब खाना बना रही होती है तो चिल्ली के फोन पर शिया का मैसेज आता है। यीफे ये मैसेज पढ़ लेती है। ये चिल्ली को फोन देने के लिए जाती है। चिल्ली फोन पकड़कर अपने पास रख लेता है। यीफे कहती है कि तुम और शिया तो कोलीग्स के तौर पर क्लोज नहीं हो तो वो तुम्हें थैंक्स का मैसेज क्यों करेगी। चिल्ली कहता है कि तुमने मेरा फोन चेक किया है। यीफे कहती है कि मैंने तुम्हारा फोन चेक नहीं किया, वैसे भी तुम्हारी इन्फॉर्मेशन कौन सा मुझसे छुपी हुई है। चिल्ली इसको अपना मैसेज पढ़ा देता है। प्रोजेक्ट्स लेने के लिए शिया ने इसको थैंक्स का मैसेज किया होता है। चिल्ली यीफे से पूछता है कि क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो। यीफे कहती कि नहीं, मैं तो बस क्यूरियस हो रही थी। चिल्ली कहते कि तुम्हें ये लग रहा है कि मेरा अपने कोलीग के साथ अफेयर चल रहा है। यीफे कहती कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, मैं भला तुम पर शक क्यों करूंगी। चिल्ली यीफे को देखकर हंसने लगता है, कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। चिल्ली कहता है कि मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर सकता हूँ सिवाय इसके कि तुम मुझ पर शक करो, क्योंकि मुझे सिर्फ इसी बात का डर है कि कहीं तुम्हारा मुझ पर भरोसा ना खत्म हो जाए। यीफे इसकी बात सुनने के बाद मेडिसिन लेने के लिए चली जाती है। आज सुबह यीफे जब काम पर जा रही होती है तो इसकी तबीयत खराब हो जाती है। इसको हर चीज ब्लर दिखाई दे रही होती है। यीफे अपनी बहन को कॉल करती है लेकिन कॉल करते हुए ही यीफे यहाँ पर बेहोश होकर गिर जाती है। अब यीफे को इसकी बड़ी बहन घर ले आती है और ये यीफे की मेडिसिन को गौर से देख रही होती है। जैसे ही यीफे को होश आता है तो इसकी बड़ी बहन इसके पास आ जाती है। ये काफी परेशान दिखाई दे रही होती है। यीफे को देखकर कहती है कि अगर मैं वहाँ पर ना पहुँचती तो पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता। ये यीफे से कहती कि
मैं भी जाकर चुन्नी को कॉल करती हूँ तो यीफे उसको रोकते हुए कहती है कि जब चुन्नी काम से वापस आ जाएगा तो मैं उसे खुद ही बता दूंगी। लेकिन इसकी बड़ी बहन कहती है कि उसको तुम्हारी बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं है, उसे ये बात पता होनी चाहिए। लेकिन यीफे रिक्वेस्ट कर रही होती है, इसीलिए इसकी बहन चुन्नी को कॉल नहीं करती। इतने में बेल बजती है। यीफे की बहन सब देखने के लिए चाहती है तो यीचिंग आई होती है। ये यीचिंग से कहती है कि अभी यीफे रेस्ट कर रही है और ये यीचिंग को यीफे की मेडिसिन दिखाती है। ये मेडिसिन देखकर यीचिंग थोड़ा परेशान हो जाती है। बाहर आकर ये अपनी बड़ी बहन से कहने लगती है कि ये तो एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है और हमारी फैमिली के मेडिकल रिकॉर्ड्स में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है। इसकी दोनों बहनें परेशान हो गई होती हैं कि यीफे पहले से बहुत अजीब बर्ताव कर रही है। यीफे की बड़ी बहन कहती है कि जरूर कुछ चल रहा है। अब यीफे को इसकी बड़ी बहन वीडियो कॉल करती है और कहती है कि गेस करो मैं कहाँ पर हूँ। यीफे कहती है कि तुम कहाँ पर हो। उसकी बड़ी बहन कहती है कि मैं चलने की कंपनी के बाहर खड़ी हूँ। यीफे कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो इसकी बड़ी बहन कहती है मैं तुम्हारी खातिर चुन्नी पर नजर रख रही हूँ। यीफे कहती है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ फौरन वापस चली जाएं, चुन्नी के साथ कोई भी मसला नहीं है। इसकी बड़ी बहन कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, वो हमें नहीं देखेगा। इसके साथ ही यीचिंग भी आकर बैठ जाती है। यीफे इन दोनों से रिक्वेस्ट करने लगती है कि आप दोनों यहाँ से चली जाएं, लेकिन इसकी बड़ी बहन यही कही जा रही होती है कि अगर हम चेक नहीं करेंगे तो हमें कैसे मालूम होगा कि चुन्नी के साथ कोई मसला है भी या नहीं। यीफे कहती है कि मुझे चुन्नी पर भरोसा है, क्या आपको अपने हस्बैंड पर भरोसा नहीं है? आपको भी तो उन पर भरोसा है ना। यीचिंग इस बात पर अपसेट हो गई होती है कि इसकी बड़ी बहन ने यीफे को कॉल करके सब कुछ क्यों बताया है। इसकी बड़ी बहन कहती है कि अगर तुम्हें कोई मसला है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। यीचिंग कहती है कि ठीक है। ये कहकर ये चली जाती है। यीचिंग जाते हुए इसी बाइक वाले मिस्टीरियस आदमी को देखती है। वीडियो कॉल पर ही बात करते हुए चुन्नी शिया के साथ कंपनी से बाहर निकलता है, लेकिन इसकी बड़ी बहन नोटिस कर लेती है कि चुन्नी ने इसको देख लिया है, इसलिए जल्दी से ये वीडियो कॉल बंद करके अपनी कार की विंडो बंद कर लेती है। चुन्नी अब आकर विंडो नॉक करता है। इसकी बड़ी बहन को विंडो नीचे करनी पड़ती है। चुन्नी कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो यीफे की बहन कहती है कि मैं यहाँ पर किसी का इंतजार कर रही हूँ, कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो चुन्नी कहता है कि मेरी कंपनी इसी बिल्डिंग में है, मैं अभी काम से फ्री हुआ हूँ। यीफे की बहन कहती है कि कैसा इत्तेफाक है, लेकिन चुन्नी के एक्सप्रेशन से लग रहा होता है कि इसको इसकी बड़ी बहन को शक हो रहा होता है। चुन्नी को करीब आता देखकर शौक से यीफे के हाथ से फोन नीचे गिर गया होता है। जब ये अपना फोन उठा रही होती है तो इसको टूटे हुए वाज का एक पीस मिलता है। ये देखकर यीफे को इस बात पर यकीन हो जाता है कि इसने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया था वो रियल था, इसका कोई ख्याल नहीं था। अब यीफे अपनी बड़ी बहन से बात कर रही होती है कि आपको चुन्नी पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है, चुन्नी और उस लड़की का कोई भी लेना देना नहीं है, वो बस कुलीग्स हैं। चुन्नी यीफे को फोन पर बात करते हुए बाहर से देख रहा होता है। मुड़ते हुए यीफे की नजर जब चुन्नी पर पड़ती है तो ये एकदम से शॉक हो जाती है। चुन्नी जब घर के अंदर आता है तो ये काफी गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। इसको इस तरह से देखकर यीफे कहती है कि मैंने अपनी बड़ी बहन को वहाँ पर जाने के लिए नहीं कहा था, वो खुद ही गई थी। ये सुनकर चुन्नी शिया को कॉल कर लेता है, फोन स्पीकर पर कर देता है। चुन्नी से पूछते कि क्या तुम घर पहुँच गई हो? शिया कहती है कि मुझे राइड देने के लिए शुक्रिया, मैं अभी घर पहुँची हूँ। शिया पूछती है कि क्या पार्किंग एरिया में तुम्हारी वाइफ ने कोई जासूस भेजा था? चुन्नी कहते है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। शिया कहती है कि मैं भला परेशान क्यों होंगी, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। चुन्नी जब कॉल बंद करता है तो ये यीफे से पूछता है कि क्या तुम्हें ये सब करके बहुत मजा आ रहा है? यीफे रोते हुए कहती है कि मैंने अपनी बड़ी बहन को तुम्हारा पीछा करने के लिए नहीं कहा था, तो फिर तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? चुन्नी कहता है क्योंकि तुम मुझ पर शक कर रही हो। चुन्नी गुस्से में कहता है कि मुझे इस बात का डर नहीं है कि मैं अपने कोलीग्स के सामने एम्बैरेस हो जाऊंगा। तुम मोमो के पास भी गई, लेकिन मैंने तुम्हें उसके लिए भी माफ कर दिया। मुझे सिर्फ एक ही बात का डर है और वो ये कि तुम मुझ पर कहीं शक ना करो। यीफे सॉरी करती है। चुन्नी कहता है कि तुमने मुझे बहुत अपसेट किया है, मुझे सिर्फ ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रही। मैं तुम्हारे लिए जो कुछ कर सकता था मैंने वो किया है। मैं इस बात को भी समझता हूँ कि तुम्हें दिमागी बीमारी है और मैं तभी से तुम्हारा मजीद ख्याल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। चुन्नी बहुत गुस्से में कहता है कि आखिर तुम मुझसे और क्या चाहती हो? यीफे रोते हुए इससे माफी मांगती है। चुन्नी यीफे से कहता है कि मेरी तरफ देखो। चुन्नी यीफे से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए तुम ये सब करके मेरी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करो। ये कहकर चुन्नी चला जाता है। चुन्नी जा ही रहा होता है कि यीफे फौरन से इसके पास जाती है और उसको रोकते हुए कहती है कि तुम प्लीज मत जाओ, मैं ये बात एडमिट करती हूँ कि मैं गलत थी। चुन्नी कहता है कि नहीं, तुम गलत नहीं हो, मैं गलत हूँ, मैंने ही कुछ ऐसा कर दिया है शायद जिसकी वजह से तुम मुझ पर यकीन नहीं कर रही। यीफे अपने आप को मारते हुए कहती है कि तुम गलत नहीं हो, मैं ही बीमार हूँ। यीफे रोते हुए नीचे बैठ जाती है और उसको कहती है कि तुम प्लीज गुस्सा नहीं करो। चुन्नी यीफे से कहता है कि तुम रोना बंद करो, जब भी तुम उदास होती हो तो मैं तुमसे भी ज्यादा उदास हो जाता हूँ। यीफे चुन्नी से माफी मांगते हुए इसको हक कर लेती है। चुन्नी कहता है कि तुम कुछ टाइम के लिए अपनी बहनों से कांटेक्ट ना करो। यीफे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। चुन्नी कहते है कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे फायदे के लिए ही कर रहा हूँ।
अब चनली यीफे के लिए खुद मेडिसिन लेकर आता है और ये अपने सामने यीफे को मेडिसिन खिलाता है। चनली यीफे से कहता है कि मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम घर पर अपना ख्याल रखना। ये यीफे के फोरहेड पर किस करता है और यहाँ से चला जाता है। आज यीफे अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए उनके घर पर आती है। यीफे अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम एक अच्छी वाइफ कैसे बना जा सकता है। यीफे की मॉम इससे पूछती है कि क्या तुम्हारा चनली से कोई झगड़ा हुआ है। यीफे कहती है कि मैंने चनली को बहुत अपसेट किया है, मैं नहीं जानती कि मुझे क्या हो जाता है, बस आजकल मेरे दिमाग में बहुत कंफ्यूजन चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं थी और मैंने शादी करने में जल्दी कर दी है। मॉम कहती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ, तुम्हारे डैड भी बिल्कुल चनली जैसे ही थे। जब वो यंग हुआ करते थे वो हर वक्त अपने काम में बिजी रहा करते थे। बात ऐसी नहीं है कि वो हमारी केयर नहीं करते, बस ये लोग अपने काम को कुछ ज्यादा ही अहमियत दे देते हैं। अब चनली की बड़ी बहन भी यहाँ पर आ जाती है। चनली अपनी बड़ी बहन को देखकर अपनी मॉम से कहती कि मुझे काम याद आ गया तो मैं घर जा रही हूँ, लेकिन इसकी मॉम कहती है कि इतने दिनों बाद तो तुम यहाँ पर आई हो तो कुछ देर और रुक जाओ। यीफे की बड़ी बहन यीफे और अपने पेरेंट्स के साथ में पिक्चर खींचने लगती है। यीफे की बड़ी बहन जब ये पिक्चर दिखाने के लिए यीफे के पास आती है तो यीफे कहती है कि मॉम मैं जा रही हूँ कहकर यीफे चली जाती है। यीफे से वापस घर आती है तो चनली पहले से ही घर पर होता है। यीफे चनली को यूँ देखकर डर जाती है और कहने लगती है कि तुम तो आज ओवर टाइम काम नहीं कर रहे थे। चनली कहता है कि नहीं, काम जल्दी खत्म हो गया था। ये यीफे से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी। यीफे कहती है कि मैं अपने मॉम डैड से मिलने गई थी। चनली कहता है कि क्या तुम्हारी बड़ी बहन भी वहाँ पर आई थी। यीफे कहती है कि नहीं, मैंने तुमसे वादा किया था, इसीलिए मैंने अपनी बड़ी बहन से कोई भी कांटेक्ट नहीं किया। चनली कहता है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलो। यीफे कहती है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। चनली यीफे और इसके पेरेंट्स की तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। यीफे की तस्वीर देखते ही पैनिक कर जाती है और कहने लगती है कि तुम मेरी बात की यकीन करो, जैसे मेरी बड़ी बहन यहाँ पर आई थी तो मैं फौरन ही उससे बात किए बगैर वापस घर आ गई। चनली कहता है कि तुमने हमारा एग्रीमेंट तोड़ दिया है, तुम्हें अब इसकी सजा मिलेगी। अब चनली यीफे को एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहता है। यीफे कहती है कि मैं अपनी मर्जी से अपने हस्बैंड के लिए ये अपॉलॉजी वीडियो बना रही हूँ। ये चनली से कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि मैं आइंदा तुम्हें कभी भी अपसेट नहीं करूंगी, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। यीफे कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करूंगी और उससे कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी, ना ही कभी उस पर शक करूंगी और ना ही कभी कुछ ऐसा करूंगी जिससे मुझे या मेरे हस्बैंड को मेरी फैमिली के सामने एम्बेरस होना पड़े। मैं उसकी बात मानूंगी और जिस तरह वो मेरा ख्याल रखता है मैं भी उसका ख्याल रखूंगी। चनली बहुत ही अजीब एक्सप्रेशंस के साथ यीफे को दिख रहा होता है। यीफे कहती है कि मैं हमारे एग्रीमेंट को एक सीक्रेट रखूंगी और मैं कभी भी इस बारे में तब तक किसी को नहीं बताऊंगी जब तक मेरा हस्बैंड मुझे इस बात की परमिशन नहीं देगा। अगर मैं इनमें से कोई भी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाऊंगी तो मेरा हस्बैंड मुझे इसके लिए पनिश भी कर सकता है। चनली अब आकर ये रिकॉर्डिंग बंद कर देता है और फिर से यीफे से यही बात कहता है कि मैं ये हम दोनों के फायदे के लिए कर रहा हूँ, लेकिन यीफे मुसलसल रोए जा रही होती है। ये देखकर चनली यीफे को हक कर लेता है, कहता है कि तुम रोना बंद करो। अब येचिंग इस मिस्टीरियस आदमी का पीछा करते हुए एक सिनेमा में आ जाती है। ये मिस्टीरियस आदमी तो अंदर चला जाता है, लेकिन जब येचिंग जाने की कोशिश करती है तो स्टाफ मेंबर इसको बताता है कि सिर्फ जो यहाँ के मेंबर्स हैं वही अंदर जा सकते हैं। येचिंग जब वापस जा रही होती है तो यहाँ पर इसकी मुलाकात चिंसी से होती है। ये कंपनी चिंसी की होती है। येचिंग कहती है कि एक दफा मैंने यीफे से सुना था कि आप वेडिंग कंपनी चलाती हैं। चिंसी कहती है कि आज आप यहाँ पर कैसे आई, तो येचिंग कहती है कि मुझे अपने एक रिश्तेदार की जगह बुक करने में मदद करनी थी। चिंसी से कहती है कि मैं विजिट करवा देती, लेकिन येचिंग कहती है कि मुझे एक जरूरी काम है तो मुझे जाना होगा। ये कहकर येचिंग चली जाती है। अब यीफे जब वापस घर जा रही होती तो इसकी मुलाकात अपने नेबर से हो जाती है। इसकी नेबर कह रही होती है कि उस दिन तुम्हारे साथ जो भी इंसिडेंट हुआ तो उसकी वजह से पुलिस ने आकर यहाँ के कैमरास चेक कर लिए थे। अगर ये इंसिडेंट ना होता तो हमें ये मालूम ही नहीं होता कि यहाँ के कैमरास खराब हैं। इसकी नेबर इसको बताती है कि मेरे बेटे ने फिर भी एहतियात के तौर पर मेरे लिए एक सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया है। अब यीफे अपनी नेबर से इसके कैमरा की सीसीटीवी फुटेज ले लेती है और यीफे वीडियो में देखती है कि एक पर्सन इसके घर में दाखिल हुआ है। एक्चुअल में तो ये चल नहीं होता है, ये बड़े आराम से यहाँ से चला भी जाता है। ये देखकर यीफे बहुत हैरान हो रही होती है। चलने यीफे से घर पर आने के बाद पूछता है कि तुमने मुझसे कहा था कि आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो यीफे कहती है कि शायद मेडिसिन लेने की वजह से मुझे हर वक्त ऐसा महसूस होता है कि मुझे नींद आ रही है। यीफे अब चलने से पूछती है कि ये भी तो हो सकता है कि मुझे ये बीमारी नहीं हो और ये मिसडायग्नोज हो। चलने कहता है कि तुम्हें डॉक्टर पर भरोसा नहीं है, लेकिन तुम मुझ पर तो भरोसा कर सकती हो ना। चलने कहता है कि तुम इस टाइम बहुत सेल्फिश होकर सोच रही हो, तुम उन सारी चीजों को इग्नोर कर रही हो जो मैंने तुम्हारे लिए की है, इसलिए मेरी तुमसे यही रिक्वेस्ट है कि तुम मुझे मजीद परेशान मत करो। यीफे कहती कि ठीक है। चलने से पूछता है कि क्या तुमने आज मेडिसिन ली है। यीफे कहती कि नहीं। चलने कहते कि फिर तुम्हें जाकर मेडिसिन लेनी चाहिए। यीफे चलने के सामने मेडिसिन ले लेती है। ये देखकर चंदी मुस्कुरा देता है, लेकिन एक्चुअल में यीफे ने मेडिसिन नहीं खाई होती। चंदी को दिखाने के बाद यीफे की मेडिसिन अपने मुंह से निकाल देती है।
अब यीफे की दोनों बहनें इससे मिलने के लिए आती है। यीफे इनसे कहती कि आप दोनों यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो यीचेंग कहती है कि आखिर चुन्नी ने ऐसा क्या किया है जो तुम हमसे मिलना ही नहीं चाहती? यीफे कहती है कि चुन्नी ने कुछ भी नहीं किया, इसलिए आप मेरी फिक्र नहीं करें। यीफे की बड़ी बहन कहती है कि अगर तुम हमें नहीं बताओगी तो हम फिर से चुन्नी का पीछा करेंगे। यीफे अपनी बड़ी बहन से रिक्वेस्ट करती कि आप प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, हम दोनों के दरमियान जो भी मसले थे वो मेरी वजह से थे, लेकिन चुन्नी ने उन सब बातों को भुला दिया, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। यीफे की बड़ी बहन कहती है कि अगर तुम दोनों की शादी में कोई मसला चल रहा है तो तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम चुन्नी से डिवोर्स ले सकती हो। मेरे पास अब ये ऑप्शन नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारे ब्रदर इन लॉ को झेलना पड़ रहा है। यीचेंग भी इसको यही कहती है कि हमारी बड़ी बहन सही कह रही है, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। यीफे इन दोनों को थैंक्स बोलते हुए कहती है कि जो पैसे मैंने आप दोनों से बोरो किए थे वो मैं जल्द वापस कर दूंगी। ये कहकर यीफे चली जाती है, लेकिन यीफे का ये रवैया देखकर इसकी दोनों बहनों को बहुत दुख होता है। अब यीफे मोमो से मिलने के लिए आई होती है। चुनसी को कॉल आती है तो ये यीफे से कहती है कि तुम मोमो के बाल कंघी कर दो। यीफे चुनसी के कहने पर मोमो के बाल कंघी करने लगती है और बाहर जाकर चुनसी से कहती है कि क्या तुमने मुझ पर नजर रखी है या यीफे पर? चुनसी कहती है कि मैं ये बात तुम्हें यकीन से कह सकती हूँ कि यीफे वाकई में मोमो की बहुत केयर करती है। अगर मैं यीफे को मोमो के करीब नहीं आने दूंगी तो उसे हम पर और शक होगा। अब मोमो को उसके ट्रीटमेंट के लिए लेकर जा रहा होता तो चुनसी यीफे से कहती है कि मैं और नर्स मोमो की टेक केयर कर लेंगे, तुम यहाँ पर रहकर कुछ देर रेस्ट कर लो। ये कहकर चुनसी चली जाती है। अब यहाँ से दो नर्स गुजर रही होती है। यीफे इनको रोकती है और अपनी मेडिसिन दिखाते हुए पूछने लगती है कि क्या तुम लोगों को मालूम है कि ये मेडिसिन किस लिए ली जाती है? नर्स कहती है कि ये मेडिसिन हेलुसिनेशंस को कंट्रोल करने के लिए ली जाती है, लेकिन तुम्हें इसकी डोज का ख्याल रखना होगा। ये कहकर नर्स चली जाती है। अब चनले चुनसी से फोन पर ये कह रहा होता है कि तुम अब उसको घर भेज दो और अपने सामने ही तुम यीफे को मेडिसिन खिला देना। यीचिंग चनले का पीछा कर रही होती है। जब चनले अपनी कार में जाकर बैठ जाता है तो यीचिंग यहाँ पर इसी आदमी को देखती है और इसको रियलाइज होता है कि लास्ट टाइम भी इसने इसी मिस्टीरियस आदमी को देखा था। यीचिंग को याद आता है कि यीफे ने बताया था कि जिस इंसान ने इस पर हमला किया था उसने ब्लैक कोट पहना हुआ था। अब ये आदमी भी नोटिस कर लेता है कि यीचिंग इसको बार बार देखे जा रही है तो ये यहाँ से चला जाता है। यीचिंग इसका पीछा करने के लिए टैक्सी लेने के लिए भागती है। अब यीचिंग इस मिस्टीरियस आदमी का पीछा करते हुए एक सिनेमा में आ जाती है। ये मिस्टीरियस आदमी तो अंदर चला जाता है, लेकिन जब यीचिंग जाने की कोशिश करती है तो स्टाफ मेंबर इसको बताता है कि सिर्फ जो यहाँ के मेंबर्स हैं वही अंदर जा सकते हैं। यीचिंग जब वापस जा रही होती है तो यहाँ पर इसकी मुलाकात चुनसी से होती है। ये कंपनी चुनसी की होती है। यीचिंग कहती है कि एक दफा मैंने यीफे से सुना था कि आप वेडिंग कंपनी चलाती हैं। चुनसी कहती है कि आज आप यहाँ पर कैसे आई? तो यीचिंग कहती है कि मुझे अपने एक रिश्तेदार की जगह बुक करने में मदद करनी थी। चुनसी से कहती है कि मैं विजिट करवा देती, लेकिन यीचिंग कहती है कि मुझे एक जरूरी काम है तो मुझे जाना होगा। ये कहकर यीचिंग चली जाती है। अब यीफे जब वापस घर जा रही होती तो इसकी मुलाकात अपनी नेबर से हो जाती है। इसकी नेबर कह रही होती है कि उस दिन तुम्हारे साथ जो भी इंसिडेंट हुआ तो उसकी वजह से पुलिस ने आकर यहाँ के कैमरास चेक कर लिए थे। अगर ये इंसिडेंट ना होता तो हमें ये मालूम ही नहीं होता कि यहाँ के कैमरास खराब हैं। इसकी नेबर इसको बताती है कि मेरे बेटे ने फिर भी एहतियात के तौर पर मेरे लिए एक सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया है। अब यीफे अपनी नेबर से इसके कैमरा की सीसीटीवी फुटेज ले लेती है और यीफे वीडियो में देखती है कि एक पर्सन इसके घर में दाखिल हुआ है। एक्चुअल में तो ये चल नहीं होता है, ये बड़े आराम से यहाँ से चला भी जाता है। ये देखकर यीफे बहुत हैरान हो रही होती है। चलने यीफे से घर पर आने के बाद पूछता है कि तुमने मुझसे कहा था कि आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो यीफे कहती है कि शायद मेडिसिन लेने की वजह से मुझे हर वक्त ऐसा महसूस होता है कि मुझे नींद आ रही है। यीफे अब चलने से पूछती है कि ये भी तो हो सकता है कि मुझे ये बीमारी नहीं हो और ये मिस डायग्नोज हो। चलने कहता है कि तुम्हें डॉक्टर पर भरोसा नहीं है, लेकिन तुम मुझ पर तो भरोसा कर सकती हो ना। चलने कहता है कि तुम इस टाइम बहुत सेल्फिश होकर सोच रही हो, तुम उन सारी चीजों को इग्नोर कर रही हो जो मैंने तुम्हारे लिए की है, इसलिए मेरी तुमसे यही रिक्वेस्ट है कि तुम मुझे मजीद परेशान मत करो। यीफे कहती कि ठीक है। चलने से पूछता है कि क्या तुमने आज मेडिसिन ली है? यीफे कहती कि नहीं। चलने कहते कि फिर तुम्हें जाकर मेडिसिन लेनी चाहिए। यीफे चलने के सामने मेडिसिन ले लेती है। ये देखकर चंदी मुस्कुरा देता है, लेकिन एक्चुअल में यीफे ने मेडिसिन नहीं खाई होती। चंदी को दिखाने के बाद यीफे की मेडिसिन अपने मुंह से निकाल देती है। आज यीफे अपनी बहनों को मिलने के लिए बुलाती है। यीफे अपनी बहनों से माफी मांगने लगती है कि लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को सही से ट्रीट नहीं किया था। तो इसकी बहन कहती है कि कोई बात नहीं, हम तुमसे नाराज नहीं है। यीचिंग इससे पूछती है कि अब बताओ कि आखिर हुआ क्या है। यीफे ने जो फुटेज अपनी नेबर से ली होती है अपनी बहनों को दिखाती है। ये वीडियो देखकर इसकी बहनें भी हैरान होती है। यीफे कहती है कि मुझे कोई हेलुसिनेशंस नहीं आते, ये सच में मेरे साथ हुआ था। अब मिस्टर चैन चलने को बुलाते हैं। ये चलने से कहते हैं कि
अगर मुझे इस प्रोजेक्ट में ये एरर दिखाई नहीं देता, क्या तुम लोगों को मालूम है कि कंपनी को कितना नुकसान हो जाता? चिनली इस फाइल को देखने के बाद कहता है कि ये डेटा कैलकुलेशन मैंने नहीं की थी, लेकिन शिया कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्ही ने ये काम किया था। चिनली कहने लगता है कि हमारे ग्रुप का इस प्रोजेक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है, ये प्रोजेक्ट तो तुम्हारे ग्रुप का था। मिस्टर चेन कहते हैं कि मैं ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि ये काम किसने खराब किया है, लेकिन शिया तुम इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज हो तो तुम्हें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। शिया यही कही जा रही होती है कि चिनली झूठ बोल रहा है, लेकिन मिस्टर चेन इसको यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जब शिया यहाँ से चली जाती है तो मिस्टर चेन चिनली से कहते हैं कि अब इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज तुम हो। ये सुनकर चिनली को काफी खुशी होती है कि इसको ये प्रोजेक्ट मिल गया है। येफे की बड़ी बहन इसे कह रही होती है कि मुझे तुम पर पहले ही भरोसा कर लेना चाहिए था। येफे कहती है कि आप खुद को इल्जाम नहीं दे, उस टाइम पर तो मैं खुद पर भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। येचिंग कहती कि क्या तुमने ये वीडियो चिनली को दिखाई है, तो येफे कहती कि नहीं। येफे की बड़ी बहन कहती है कि तुमने चिनली को ये वीडियो क्यों नहीं दिखाई? येफे कहती है क्योंकि मैं उसे दोबारा से परेशान नहीं करना चाहती। येचिंग कहती है कि इस वीडियो में जो आदमी दिखाई दे रहा है मैंने इसको पहले देखा हुआ है। येफे की बड़ी बहन पूछने लगती है कि तुमने इसको कहाँ देखा है? येचिंग कहती है कि जब लास्ट टाइम मैं चिनली का पीछा कर रही थी तो ये चिनली की कंपनी के बाहर खड़ा हुआ था और ये पर्सन भी चिनली का पीछा कर रहा था। ये येफे से कहती है कि जिस पर्सन ने तुम पर अटैक किया था उसका हुलिया इस शख्स से बहुत मिलता है। येचिंग कहती है कि मैंने फिर इस शख्स का पीछा किया और ये शख्स चिनली की बहन की कंपनी गया था। येफे ये सुनकर परेशान हो जाती है कि ये आदमी चिनली का पीछा कर रहा है। येफे की बड़ी बहन तो कहती है कि मैं पुलिस को बता देना चाहिए। येफे इनकार कर देती है, कहने लगती है कि चिनली ने मुझे बताया था कि बिडिंग प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट ना करने के लिए इनकी राइवल कंपनी ने इस पर्सन को भेजा था। लेकिन हैरानगी की बात तो ये है कि उस प्रोजेक्ट के लिए जो बिड हुई थी उसमें ये लोग जीत गए थे, तो अब ये चिनली का पीछा क्यों कर रहा है? इसकी बड़ी बहन कहती है कि इसका साफ साफ मतलब यही है कि वो चिनली के पीछे है। येचिंग कहती है कि तुम परेशान नहीं हो और ये फिर से कहती है कि इस पर्सन का चिनली की बहन से कोई न कोई तो कनेक्शन है और ये भी तो हो सकता है कि चिनली ने तुम्हें हकीकत नहीं बताई हो। मुझे तो लगता है कि चिनली तुमसे जरूर कुछ न कुछ छुपा रहा है। अब येफे को चिनली की कॉल आ जाती है। ये चिनली से कह रही होती है कि मैं घर पर हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई येफे को देख रहा होता है। अब रात में चिनली येफे को डिनर के लिए बाहर बुला लेता है। येफे चिनली से पूछती है कि तुमने मुझे आज अचानक बाहर डिनर के लिए क्यों बुलाया है? चिनली कहता है क्योंकि तुम बहुत अच्छे से बिहेव कर रही हो तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाह रहा था। इस रेस्टोरेंट का जो ऑनर होता है वो चिनली को जानता होता है। चिनली इसको कहते हैं कि क्या हम पहले मिल चुके हैं? तो ये कहने लगता है कि हम लोग एक ही गांव में रहा करते थे। ये सुनकर चिनली के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं, लेकिन येफे के सामने ये भी कहने लगता है कि हाँ तुम मुझे याद आ गए हो। येफे चिनली से पूछती है कि ये कौन है? तो चिनली कहता है कि ये मेरे बचपन का एक दोस्त था। इस रेस्टोरेंट में जो एक टीवी शो लगा होता है वो येफे को बहुत डिस्टर्ब कर रहा होता है। चिनली कहता है कि मैंने तुम्हें मना भी किया है कि तुम ये शो मत देखो, ये तुम्हारी बीमारी के लिए ठीक नहीं है। येफे कहती है कि मैं नहीं देख रही। चिनली कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। अब जब ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं तो इस जगह का ऑनर चिनली को साथ में खाना भी पैक करके देता है। ये इतना नाइसली चिनली के साथ इसलिए हो रहा होता है क्योंकि चिनली ने इसे ये कहा होता है कि इस इलाके का प्रोजेक्ट इसको मिला है, ये इलाका डिमोलिश होने वाला होता है। जब चिनली यहाँ से जा रहा होता है तो डिमोलिश के बदले जो इनको पैसे मिलने वाले होते हैं उसके बारे में चिनली से बात करना चाह रहा होता है, लेकिन चिनली इसको कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो। ये पहले चिनली से माफी भी मांग रहा होता है तो येफे इस पर्सन के बर्ताव को देखकर थोड़ी सी कंफ्यूज दिखाई दे रही होती है। तो चिनली कहता है कि तुम्हें याद है मैंने तुमको बताया था कि मोमो को बचपन में कुछ लोगों ने बुली किया था, उन लोगों में से एक इंसान ये भी था। ये सुनकर येफे बहुत हैरान होती है, उसके बचपन का सीन याद आ जाता है। इसका दोस्त आकर इसको बताता है कि तुम्हारी छोटी बहन को किसी ने बुली किया और अब वो घर पर है। चिनली ये सुनते ही जल्दी से मोमो के पास जाता है। ये मोमो का चेहरा साफ करता है, फिर ये दोनों एक साथ एप्पल खाते हैं। चिनली येफे से कहने लगता है कि अगर मैं बहादुर होता तो मैं मोमो को उनसे प्रोटेक्ट कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा करने में नाकाम हो गया। येफे कहती है कि तुम खुद को इल्जाम नहीं दो, तुम भी तो उस वक्त एक बच्चे थे। येफे चिनली से पूछती है कि जिस शख्स ने पहले हमारा एक दफा पीछा किया था क्या तुमने कभी इसको दोबारा तो नहीं देखा? ये सुनते ही चिनली थोड़ा परेशान हो जाता है और येफे से कहता है कि क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो, क्या उसने तुम्हारा पीछा किया है? येफे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, मुझे बस तुम्हारे लिए परेशानी हो रही थी। चिनली कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, बिडिंग प्रोजेक्ट के बाद वो कभी भी दोबारा मेरे सामने नहीं आया। येफे कहती है कि फिर तो अच्छी बात है। चिनली कहता है कि तुम परेशान मत हुआ करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे पास ही हूँ। अगले सुबह चिनली येफे से कहता है कि कुछ दिनों में टीम बिल्डिंग इवेंट होने वाला है तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो। येफे कहती है कि तुम्हारे सारे कोलीग्स आने वाले, मैं वहाँ पर जाकर क्या करूँगी? चिनली कहता है कि दूसरे कोलीग्स की भी फैमिलीज आने वाली हैं। येफे कहती है कि मुझे डर है कि अगर मैं वहाँ पर गई तो मुझे फिर से ड्रिंक करना पड़ेगा। चिनली कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। येफे कोई जवाब नहीं देती तो चिनली थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, कहने लगता है कि बाकी सब अपनी फैमिलीज को
लेकर आ रहे हैं, लेकिन तुम अगर मेरे साथ नहीं जाओगी तो मैं एम्बैरेस हो जाऊंगा। क्या तुम ऐसा करना चाहती हो? यीफे कहती कि वहाँ पर मैं किसी को जानती नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम भी अनकंफर्टेबल महसूस करो। चन्नी कहते हैं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मुझे लगता है कि अगर तुम वहाँ पर जाकर दूसरे लोगों से बात करोगी तो ये तुम्हारी बीमारी के लिए भी अच्छा है। यीफे कहते कि ठीक है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। चन्नी से पूछता है कि क्या तुमने अपनी बहनों को तो कांटेक्ट नहीं किया? ये फिर झूठ बोल देती है कि नहीं। आज ये फिर जब अपने पेरेंट्स के घर से वापस जा रही होती है तो ये इसी रेस्टोरेंट के ऑनर को किसी से झगड़ते हुए देखती है। ये देखकर ये फिर ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहती है। अब ये फिर इसके पास आकर पूछती है कि क्या हुआ है, तो ये कहने लगता है कि चन्नी ने तो मुझसे डील की थी, लेकिन उसके बावजूद मेरा स्टोर बंद हो गया है। ये फिर कहती कि नामुमकिन है, चन्नी ने कहा था कि वो आपकी मदद करेगा। ये सुनकर ये आदमी कहने लगता है कि उसने तो मेरी कोई मदद नहीं की। मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा कि जो कुछ भी बचपन में हुआ था वो उस सब का बदला मुझसे इस तरह से लेगा। ईफे कहती कि मैं मानती हूँ कि चन्नी ने भी गलत किया है, लेकिन वो ये बात भुला नहीं सकता कि आपने उसकी बहन को बुली किया था। तो ये आदमी सुनकर बहुत हैरान होता है, कहने लगता है कि मैं तो चन्नी को बुली किया करता था, इस बात का चन्नी की बहन से तो कोई भी ताल्लुक नहीं है। ईफे कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है? शायद आपको याद नहीं आ रहा कि आप एक लड़की को बुली किया करते थे जिसका नाम मोमो था। तो ये आदमी कहने लगता है कि मैंने तो कभी भी किसी लड़की को बुली नहीं किया। ये सब यीफे के लिए बहुत शॉकिंग होता है। अब यीफे जब घर पर पहुंचती है तो चन्नी पहले ही घर आ चुका होता है। यीफे चन्नी से कहती है कि तुम आज जल्दी घर कैसे आ गए? चन्नी कहता है कि काम जल्दी खत्म हो गया था, मैं तो तुम्हें मूवी दिखाने के लिए लेकर जाना चाहता था, लेकिन तुम घर पर ही नहीं थी और ना ही तुम अपने फोन का जवाब दे रही थी। यीफे कहती है कि मुझे माफ करना, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। चन्नी से कहता है कि तुम कहाँ गई थी? यीफे इसको बताते हुए हेजिटेट कर रही होती है कि ये अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए गई थी और कहती है कि वैसे ही बाहर गई थी। चन्नी कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं झूठ पकड़ सकता हूँ। यीफे ये सुनकर डर जाती तो चन्नी कहता है कि मैं तुम्हें इस बार के लिए माफ करता हूँ। चन्नी कहता है कि तुम्हारे घर आने से पहले मैंने तुम्हारी मॉम को कॉल की थी, उन्होंने मुझे तुम्हारी बड़ी बहन और ब्रदर इन लॉ के झगड़े के बारे में बता दिया है। चन्नी ने जो यीफे के लिए सूप बनाया होता है ये यीफे को वो ट्राई करवाता है। जब ये दोनों बैठ जाते हैं तो चन्नी कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हें जाने के लिए माफ कर सकता हूँ, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। यीफे भी डरते हुए हाँ में सर हिला देती है। उस आदमी की बातों की वजह से यीफे बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रही होती है। अगली सुबह भी जब चन्नी तैयार हो रहा होता है तो यीफे इसको साइड पर खड़े देख रही होती है। चन्नी पूछता है कि क्या हुआ है? यीफे कहती है कि कुछ नहीं। चन्नी कहता है कि क्या तुम टाई बांधने में मेरी मदद कर सकती हो? यीफे टाई को कुछ ज्यादा ही टाइट कर देती है। ये देखकर ही जल्दी से चन्नी से माफी मांगने लगती है। तो चन्नी कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जाकर अपनी मेडिसिन ले लो। अब ये फिर चन्नी के सामने मेडिसिन खा लेती है। ये देखकर चन्नी मुस्कुरा रहा होता है। अब चन्नी यीफे को गुड बाय कहकर चला जाता है। चन्नी के जाते ही यीफे ये मेडिसिन वॉशरूम में आकर निकाल लेती है। अब चूंकि ये स्टोर बंद हो चुका होता है तो मिस्टर चन भी चन्नी के काम पर इसकी तारीफ कर रहे होते हैं और कहते हैं कि चेयरमैन भी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे, बहुत जल्द तुम शिया की जगह वाइस प्रेसिडेंट बन जाओगे। ये सुनकर चन्नी को बहुत खुशी होती है। दूसरी तरफ यीफे ये सोच रही होती है कि अगर मोमो चन्नी की बहन नहीं है तो फिर वो कौन है? यीफे को ख्याल आता है कि हॉस्पिटल के पास तो मोमो की फाइल होगी। अब यीफे जल्दी से हॉस्पिटल आकर मोमो की फाइल चेक करने लगती है, लेकिन इस फाइल के मुताबिक मोमो इन दोनों की बहन ही होती है। यीफे कहती है कि फैमिली हिस्ट्री को चेंज करना पॉसिबल है। तो नर्स कहती है कि जब इस पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था तो एक हैंड रिटन फाइल भी होती है। अगर तुम्हें सिस्टम पर यकीन नहीं है तो तुम वो चेक कर सकती हो। अब सेंसी ने अपने वीआईपी मेंबर्स के लिए एक लेक्चर ऑर्गेनाइज करवाया होता है। ये जो मिस्टीरियस आदमी होता है ये भी सेंसी की कंपनी का वीआईपी मेंबर होता है, इसीलिए ये लेक्चर अटेंड करने के लिए ये भी आ जाता है। लेकिन जैसे ही सेंसी यहाँ से जा रही होती है तो ये मिस्टीरियस आदमी अपना चेहरा नीचे कर लेता है ताकि सेंसी कहीं इसको देख ना ले। दूसरी तरफ यीफे मोमो को अपने साथ रिकॉर्ड रूम में लेकर आती है। यीफे बगैर परमिशन के ही इस रिकॉर्ड रूम में जाकर मोमो की फाइल ढूंढने की कोशिश कर रही होती है कि इतने में इसको नर्स की आवाज सुनाई देती है कि इस पेशेंट की फैमिली कहाँ पर है। अब ये नर्स मोमो को वापस वार्ड में लेकर जा रही होती है तो यीफे भी अपनी तलाश को जारी रखती है। वीआईपी एरिया का जो गार्ड होता है वो किसी काम के लिए जब जाता है तो फौरन ही ये चिंग इस मौके का फायदा उठाकर अंदर आ जाती है। ये चिंग इस लेक्चर हॉल में आकर इस आदमी को देख लेती है, लेकिन इतने में ये चिंग को कॉल आना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से सबकी तवज्जो ये चिंग पे चली जाती है। ये लेक्चर लड़कों के लिए होता है तो ये आदमी कहने लगता है कि यहाँ पर ये लड़की क्या कर रही है और इसे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई। तो ये चिंग कहती है कि मुझे लगता है कि मैं गलत रूम में
आ गई हूँ। लेकिन ये आदमी काफी गुस्से से यीचिंग से पूछ रहा होता है कि तुम अंदर कैसे आई। यीचिंग कहती है कि बाहर का दरवाजा खुला हुआ था। ये जो मिस्टीरियस आदमी होता है ये इस मौके का फायदा उठाकर लैपटॉप के साथ जो यूएसबी लगी होती है उसको उतार कर फौरन भाग जाता है और यीचिंग भी इस लेक्चरर को धक्का देकर बाहर निकल आती है। दूसरी तरफ यीफे को मोमो का रिकॉर्ड मिल जाता है। मोमो का असली नाम ज़ेंग शाओशा होता है। ये देखकर यीफे बहुत हैरान होती है और कहती है कि चिल्ली ने मुझसे वाकई में झूठ बोला था। अब हॉस्पिटल में ही बैठकर यीफे मोमो के असली नाम से इसका वीचैट अकाउंट ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। इतने में इसको चिल्ली की कॉल आ जाती है। आज यीफे ने चिल्ली के साथ इसके कोलीग से मिलने के लिए जाना होता है, इसलिए चिल्ली इसको जल्दी आने के लिए कह रहा होता है। अब यीफे को मोमो का अकाउंट मिल गया होता है। इसने मोमो की पिक्चर के नीचे कमेंट में कुछ लिखा होता है तो इसको रिप्लाई आता है कि मोमो तुम इतने टाइम से कहाँ थी। यीफे से पूछती कि क्या तुम मोमो के भाई को जानती हो, तो ये कहती है कि शायद मैंने उसको देखा हुआ है। यीफे से कहती कि क्या तुम मुझसे मिल सकती हो। अब चिल्ली को उसी लेक्चरर की कॉल आती है कि ज़ेंग बाओसोंग मेरा लेक्चर लेने के लिए आया था और उसने मेरी इन्फॉर्मेशन चुरा ली है। चिल्ली कहता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन, तो ये कहने लगता है कि उसमें सीनियर मेंबर के प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन थी। ये सुनकर चिल्ली शॉक हो जाता है। अब ये चिंग इस मिस्टीरियस आदमी जिसका नाम बाओसोंग है पीछा करने लगती है। अब यीफे एक वेडिंग ड्रेस शॉप पर आ जाती है। यीफे इस लड़की से पूछ रही होती है कि क्या तुम मोमो के भाई को जानती हो। यीफे जब चिल्ली की तस्वीर इसको दिखाकर पूछती है कि क्या ये इसका भाई है, तो ये लड़की कहती है कि नहीं ये नहीं है। अब ये लड़की यीफे से पूछने लगती है कि आखिर मोमो के साथ हुआ क्या है। यीफे कहती कि वो बीमार है। ये लड़की कहने लगती है कि मैं भी उसको ज्यादा अच्छे से नहीं जानती। ये लड़की कहने लगती है कि मोमो हमसे ज्यादा बात नहीं किया करती थी, लेकिन वो हमसे ये जरूर कहा करती थी कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, वो बहुत ही हैंडसम है और वो उसे बहुत प्यार करती है। यीफे से पूछती कि क्या तुम कभी मोमो के बॉयफ्रेंड से मिली, तो ये लड़की कहती कि नहीं, जब भी हम उससे कहते थे कि तुम हमें अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाओ तो वो इनकार कर देती थी। अब यीफे घर पर आकर मोमो की उसी तस्वीर को देखने लगती है जिसके अंदर लड़के का चेहरा कटा होता है। चिल्ली जब वापस घर आता है तो ये यीफे से कहता है कि तुम दोपहर में कहाँ गई थी। यीफे कहती है कि मेरे डैड का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया तो मॉम ने मुझे घर बुलाया था। चिल्ली कहते है कि फिर तुमने मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया। यीफे कहती है कि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। चिल्ली इस बात को इग्नोर करके जाने लगता है, लेकिन फिर वापस आते हुए गुस्से में कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मैंने तुम्हारी मॉम को कॉल की थी लेकिन तुम घर नहीं गई। यीफे के पास कोई जवाब नहीं होता। चिल्ली कहता है कि मैं समझता हूँ कि तुम बीमार हो और मैं तुम्हारा ख्याल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम क्या कर रही हो, तुम मुझसे बार बार झूठ बोले जा रही हो। चिल्ली कहता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि आज दोपहर को तुम कहाँ गई थी। यीफे कहती है कि मुझे मेरी बड़ी बहन ने मिलने के लिए बुलाया था। चिल्ली कहता है लेकिन क्यों। यीफे कहती है कि वो डिवोर्स लेना चाह रही इसलिए इसी बारे में वो मुझसे डिस्कशन करना चाह रही थी। चिल्ली कहता है कि हम दोनों ने एक डील की थी, झूठ बोलने की सजा मिलेगी। चिल्ली अब इसकी बहन को कॉल करने लगता है, लेकिन यीफे इसको मना करती है कि वो ऑलरेडी अपनी डिवोर्स को लेकर बहुत अपसेट है। चिल्ली गुस्से में कहता है कि अगर वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी तो तुम्हारी दूसरी बहन कहाँ थी। यीफे ये सुनकर चुप कर जाती है। अब चिल्ली कॉल करके पूछ लेता है कि क्या आज यीफे तुमसे मिलने के लिए आई थी। चिल्ली जब फोन पर बात कर रहा होता है तो यीफे ये सुनकर रोने लगती है। इसकी बहन ने कह दिया होता है कि वो मिलने आई थी, इसीलिए चिल्ली इसके पास आकर कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो यीफे कहती है कि मैंने कहा तो था कि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। चिल्ली कहते है कि मैं तुम्हारे लिए पानी का ग्लास लेकर आता हूँ। जाने से पहले ये यीफे से कहता है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। यीफे कहती है कि मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही। चिल्ली इसके करीब आकर कहता है कि मुझे झूठ मत बोलना, मैं झूठ बड़ी आसानी से पकड़ लेता हूँ। अब यीफे अचानक से ये कहने लगती है कि मैंने आज अपनी मेडिसिन नहीं ली, इसलिए मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। चिल्ली ये देखकर एकदम ही पोलाइट हो जाता है, कहता है कि तुम रोना बंद करो और जाकर मेडिसिन ले लो। अब चिल्ली को मिस्टर चन की कॉल आ जाती है और ये कॉल सुनने के लिए बाहर चला जाता है। इतने में यीफे को एक मैसेज आता है जिसमें किसी पर्सन की इन्फॉर्मेशन होती है। यीफे जब इसके आईडी कार्ड को जूम करके देखती है तो ये ज़ेंग बाओसोंग का आईडी कार्ड होता है। यीफे ये देखकर बहुत शॉक हो जाती है। यीफे जब इस आईडी कार्ड को देख रही होती है तो इसकी इन्फॉर्मेशन मोमो के रिकॉर्ड से मिल रही होती है और यही यीफे का भाई होता है। चिंसी चिल्ली से बात कर रही होती है और ये उसको बताती है कि बाओसोंग मेरा पीछा कर रहा है। चिंसी गुस्से में कहती है कि ये पहले ही मेरी यूएसबी लेकर जा चुका है, आखिर इसको मुझसे क्या चाहिए। चिल्ली इस पर गुस्सा कर रहा होता है कि आखिर तुम्हें सारे मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन इस यूएसबी में रखने की जरूरत ही क्या थी। चिंसी कहती है कि ये सब कहने का कोई फायदा नहीं है, जल्दी से कुछ करो। चिल्ली कहता है कि तुम पैनिक नहीं करो, उसने इन्फॉर्मेशन चुरा ली, इसके बावजूद भी वो तुम्हारा पीछा कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसे कुछ और भी चाहिए। तुम उसको फॉलो करने दो, लेकिन उसे ये मत पता लगने देना कि तुम्हें मालूम है कि वो तुम्हारा पीछा कर रहा है। चिंसी से बात करते हुए चिल्ली यीफे को रूम में भी देखने की कोशिश कर रहा होता है। यीफे अब वॉशरूम में आकर जो उसको नंबर मिला होता है उस पर कॉल कर लेती है। यीफे भी चिल्ली को देखने के लिए रूम में आ जाता है। ये नंबर बाओसोंग का ही होता है। बाओसोंग कॉल उठाकर कहता है कि कौन बात कर रहा है। अब इस जगह से एक म्यूजिक की
की आवाज सुनाई दे रही होती है। चिनली भी चिंसी से बात कर रहा होता है और यीफे बाओसुंग से बात कर रही होती है। तो चिनली को रियलाइज होता है कि ये आवाज इसको कहीं और से भी सुनाई दे रही है। यीफे जैसे ही नोटिस करती है कि चिनली अलर्ट हो गया है तो ये जल्दी से ट्रेन चला देती है। ट्रेन की आवाज सुनने के बाद चिनली यहाँ से चला जाता है। यीफे बाओसुंग से कहती है कि मैं चिनली की वाइफ बात कर रही हूँ। ये सुनकर बाओसुंग बहुत हैरान होता है, कहता है कि तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला। यीफे कहती है कि अगर तुम मेरा पीछा कर सकते हो तो मैं भी तुम्हें फॉलो कर सकती हूँ। बाओसुंग कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। यीफे कहती है कि मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि क्या जेंग शाओताओ तुम्हारी बहन है। चिनली चिंसी से पूछता है कि बाओसुंग अभी क्या कर रहा है। चिंसी कहती है कि वो किसी से फोन पर बात कर रहा है। यीफे बाओसुंग से कह रही होती है कि मैं चिनली का सीक्रेट जानना चाहती हूँ और अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं पुलिस को कॉल करके तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी। बाओसुंग कहता है कि तुम मुझे अरेस्ट नहीं करवा सकती। यीफे कहती है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। बाओसुंग कहता है कि तुम मेरी कॉल का इंतजार करो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। ये कहकर बाओसुंग कॉल काट देता है। अब बाओसुंग फिर से चिंसी का पीछा करने लगता है। यीफे जब बाहर आती है तो चिनली इसको अपने पास बैठने के लिए कहता है और कहने लगता है कि मुझे तुम पर अभी गुस्सा नहीं करना चाहिए था, तुम मुझे माफ कर दो। तुम मेरी कॉल नहीं उठा रही थी तो मैं परेशान हो गया था। यीफे कहती है कि तुम मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से फिर से तुम्हें परेशानी हुई है। चिनली कहते है कि फ्यूचर में भी ऐसा कुछ हो सकता है तो तुम मुझसे झूठ बोलने की बजाय मुझे सच बता देना। यीफे कहती है कि ठीक है। चिनली कहते है कि तुम्हें याद है ना कि हमने डील की हुई है कि हम दोनों के दरमियान कोई भी सीक्रेट्स नहीं होंगे। तो यीफे हमें सर हिला देती है कि मुझे याद है। अब रात में बाओसुंग इस यूएसबी को बहुत गौर से देख रहा होता है। यीफे जब देखती है कि चिनली सो चुका है तो ये अपना मैसेज पढ़ने लगती है, लेकिन इसके साथ ही चिनली इसके पास आ जाता है तो ये फौरन से अपना फोन बंद कर देती है। अगले सुबह चिनली जब काम पर जा रहा होता है तो ये यीफे से कहता है कि मुझे आज रात ओवर टाइम काम करना है तो तुम अकेले ही डिनर कर लेना और अगर तुम्हें बाहर जाना हो तो तुम मुझे बता देना। मैं बस ये मेक श्योर करना चाहता हूँ कि तुम सेफ हो। यीफे कहती कि मैं समझ गई हूँ। चिनली यीफे को किस करने वाला होता है लेकिन यीफे अपना चेहरा साइड पर कर लेते कहती है कि मैंने अपने दांत साफ नहीं किए। ये सुनकर चिनली यीफे को फोरहेड पर किस करता है, यहाँ से चला जाता है। यीफे जब देख लेती है कि चिनली चला गया है तो ये जल्दी से अपनी बड़ी बहन को कॉल कर लेती है। आज बाओसुंग जब अपना वॉलेट खोलता है तो ये मोमो की तस्वीर को देखकर अपसेट दिखाई दे रहा होता है। बाओसुंग ये यूएसबी भी अपने वॉलेट में रख लेता है। अब चिंसी एक बॉक्स लेकर सुनसान सी जगह पर आ जाती है और बाओसुंग भी इसका पीछा कर रहा होता है। चिंसी बाओसुंग से कहती है कि तुम मेरे करीब नहीं आना। बाओसुंग जब इसके पास आता है तो ये साइड पर हो जाती है और बाओसुंग इस बॉक्स को खोलकर देखता है तो इसके अंदर कोई अहम कागजात नहीं होते बल्कि पंफलेट्स होते हैं इसकी कंपनी के। बाओसुंग कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन कहाँ पर है। चिंसी कहती है कि ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि मेरी यूएसबी कहाँ पर है। साथ ही यहाँ पर चिनली भी आ जाता है। बाओसुंग कहता है कि तो तुम दोनों मेरे साथ खेल रहे हो। चिनली कहता है कि हम तुम्हारे साथ खेलना नहीं चाहते, बस हम तुमसे बात करना चाहते हैं। बाओसुंग कहता है लेकिन मेरे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। चिनली बाओसुंग से कहता है कि इस कार्ड के अंदर 100,000 यॉन है। अगर तुम मोमो को अपने साथ लेकर इस शहर से चले जाओगे तो मैं हर महीने तुम्हें 20,000 यॉन भेजा करूंगा। जब तक 500,000 नहीं हो जाएगा मैं तुम्हें ये पैसे भेजता रहूंगा। चिनली कहता है कि क्या तुम दोबारा से जिंदगी को शुरू करना चाहते हो या फिर इसी बदले की आग में जलते रहना चाहते हो, फैसला तुम्हारा है। बाओसुंग चिनली से ये कार्ड लेने के बाद इस कार्ड को फेंक देता है। चिनली ये देखकर हैरान होता है। बाओसुंग कहता है कि क्या तुम मुझे चुप करवाने के लिए पैसे देने की कोशिश कर रहे हो? अब तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे हाथ में है। बाओसुंग चिनली के करीब आकर कहता है कि तुम्हारे पास प्रिटेंड करने के लिए सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन भी इस यूएसबी में है। जो सीक्रेट इस यूएसबी में है मैं उन सारे राजों को पब्लिक को बता दूंगा। ये कहकर बाओसुंग जाने लगता है तो चिनली इसको पकड़कर इसे यूएसबी वापस खींचने की कोशिश कर रहा होता है। अब चिनली बाओसुंग से यूएसबी छीनने के चक्कर में इसको धक्का दे देता है। ये यहाँ से नीचे गिर जाता है। ये देखकर चिनली बहुत घबरा जाता है। दूसरी तरफ यीफे बाओसुंग का इंतजार कर रही होती है क्योंकि रात में मैसेज यीफे को बाओसुंग ने किया होता है। अब चिनली सब देखता है कि बाओसुंग की कॉल आ रही है। चिनली इसका फोन ढूंढता है और ये इस नंबर को बहुत गौर से देख रहा होता है। इतने में चिंसी आकर चिनली से पूछती है कि बाओसुंग कहाँ पर है। चिनली डरते हुए चिंसी को बताता है कि वो तो नीचे गिर गया है। ये देखकर चिंसी भी घबरा जाती है। अब यीफे के पास येचिंग भी आ जाती है। यीफे कहती है कि मैंने उससे अकेले मिलने का वादा किया था इसलिए तुम चली जाओ। येचिंग कहती है कि उसने तुम्हें धोखा दिया, वो तुमसे मिलने नहीं आया, तुम कितनी देर से उसका इंतजार कर रही हो। अब चिंसी और चिनली डरे हुए कार में बैठे होते हैं। चिंसी इसको डांट रही होती है कि तुमने
इस फोन को भी क्यों नहीं फेंक दिया। तो चिनली कहता है कि मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि इसके पास कोई जानकारी तो नहीं है। चिनली कहता है कि तुम पैनिक क्यों कर रही हो, वो खुद ही गिरा है, मैंने उसको धक्का नहीं दिया। चिंसी कहती है लेकिन अगर पुलिस को इस बारे में खबर हो गई और हमने पुलिस को हकीकत भी बताई तब भी वो हमारा यकीन नहीं करेंगे। चिनली कहता है कि अगर हम दोनों बात नहीं करेंगे तो किसी को भी मालूम नहीं होगा, क्योंकि उसके गायब हो जाने से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जिंग यीफे को वापस घर लेकर जा रही होती तो यीफे कहती है कि मेरा मूड अच्छा नहीं है तो मैं कुछ देर बाहर गुजारना चाहती हूँ। ये जिंग कहती कि ठीक है, लेकिन तो मेरी बात याद रखना, तुम उसे खुद कॉल नहीं करना। यीफे कहती कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं उसको कॉल नहीं करूंगी। ये सुनने के बाद ये जिंग चली जाती है। दूसरी तरफ चिनली बाओसंग के फोन का पासवर्ड खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये फे अपनी बहन से वादा करने के बावजूद बाओसंग के नंबर पर कॉल करती है और कॉल करके कहने लगती है कि तुम आए क्यों नहीं। चिनली यीफे की आवाज सुनने के बाद कॉल काट देता है। अब चिनली मोमो की डेट ऑफ बर्थ जब पासवर्ड में लिखता है तो पासवर्ड खुल जाता है और बाओसंग ने जो यीफे को मैसेज किए होते हैं चिनली को पढ़ लेता है। आज सुबह नाश्ते के दौरान चिनली यीफे से कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि इस वीकेंड क्यों ना हम दोनों कहीं बाहर चलें। यीफे कहती है कि काफी अच्छा आइडिया है। चिनली यीफे से कहता है कि मैं आजकल बहुत बिजी हूँ तो क्यों ना तुम मेरी जगह पर मोमो से मिलने के लिए चली जाना। यीफे कहती है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। चिनली कहता है कि मोमो सुन नहीं सकती। यीफे कहती है कि डॉक्टर ने कहा था कि मोमो सिर्फ वो बात नहीं सुनती जो वो नहीं सुनना चाहती। चिनली कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मोमो से कहना कि उसका भाई उसको बहुत मिस कर रहा है। अब चिनली घर पर ही होता है और यीफे को बाओसंग का मैसेज आता है कि मुझे माफ करना, उस दिन मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सका। यीफे कहती है कि कोई बात नहीं, हम दोबारा मिलने का प्लान कर लेते हैं। चिनली भी अपने टेबल पर बैठकर यीफे को देख रहा होता है और एक्चुअल में ये सारे मैसेजेस यीफे को चिनली ही बाओसंग के फोन से कर रहा होता है। चिनली बाओसंग के नंबर से यीफे को वही कहानी सुनाता है जो इसने यीफे को पहले सुनाई होती है। ये मैसेजेस पढ़ने के बाद यीफे चिनली को देखते हुए कहती है कि तो हकीकत यही है, क्या मैंने वाकई अपने हस्बैंड को गलत समझा है। रात में ये दोनों जब सोने के लिए लेट जाते हैं तो यीफे चिनली से कहती है कि क्या सबसे हमारी शादी हुई है, क्या तुमने कभी मुझसे झूठ बोला है। चिनली कहता है कि तुम आज ये सवाल क्यों पूछ रही हो। यीफे कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ। चिनली कहता है कि हाँ बोला है। यीफे कहती है कि मैं सच्चाई नहीं जानना चाहती, मैं बस चाहती हूँ कि क्या तुम फ्यूचर में भी मुझसे झूठ बोलोगे। चिनली यीफे से कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं दोबारा कभी भी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। यीफे ये सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और दूसरी तरफ बाओसंग को गिरने की वजह से बहुत चोट लग गई होती है, लेकिन ये ऊपर आने में कामयाब हो जाता है। आज यीफे बड़े दिनों बाद बड़ा फ्रेश महसूस कर रही होती है। इतने में इसको हॉस्पिटल से कॉल आती है कि तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल आना होगा, तुम्हारे भाई का ऑपरेशन होने वाला है। यीफे ये सुनकर बहुत हैरान होती है और भाई के बारे में पूछती तो इससे कहा जाता है कि क्या तुम बाओसंग की फैमिली मेंबर नहीं हो। बाओसंग का नाम सुनकर यीफे फिर से शॉक हो जाती है। अब यीफे ये फोन कॉल सुनने के बाद फौरन हॉस्पिटल आ जाती है। जब ये हॉस्पिटल आकर बाओसंग की हालत देखती है तो घबरा जाती है। यीफे कहती है कि तुमने चिनली को कॉल करके क्यों नहीं बुलाया, तुम दोनों की तो सुलह हो गई है ना। बाओसंग कहता है कि तुम एक दफा फिर से चिनली के हाथों बेवकूफ बन गई हो। बाओसंग चिल्लाते हुए कहता है कि वो मेरा फोन ले गया था, वो सब मैंने तुमसे नहीं कहा। ये चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम जाग जाओ, चिनली के हाथ तुम दोबारा बेवकूफ मत बनो। बाओसंग उसको यूएसबी देते हुए कहता है कि इस यूएसबी में उसके बारे में सारे सीक्रेट्स मौजूद हैं। बाओसंग इसको यूएसबी दे रहा होता है, लेकिन यीफे ये नहीं लेना चाह रही होती। यीफे कहती है कि मैं सिर्फ चिनली का राज जानना चाहती हूँ, बाकी सब चीजों की मुझे परवाह नहीं है। बाओसंग इससे कहता है कि उसका सीक्रेट यही है कि वो हर किसी से झूठ बोलता है, इसमें तुम भी शामिल हो और उसने मोमो के साथ भी वही सब किया था जो वो तुम्हारे साथ कर रहा है। बाओसंग रोते हुए कहने लगता है कि उसने मेरी बहन से झूठ बोला। बाओसंग जबरदस्ती यीफे को ये यूएसबी पकड़ा देता है और इसका हाथ पकड़कर इसको अपने घर का एड्रेस बताता है। कहता है कि मेरे तकिए के नीचे एक डायरी है, उसमें कुछ ऐसा है जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। बाओसंग इससे कहता है कि तुम वादा करो कि तुम वो डायरी ले लोगी। अब यीफे ये सुनने के बाद यहाँ से जाने लगती है, लेकिन ये बाओसंग से कहती है कि मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर तुमने मुझ पर हमला क्यों किया था। तो बाओसंग कहता है कि मैंने तुम पर हमला नहीं किया था। अब यीफे घर पर आकर इस यूएसबी को चेक करने लगती है। इस यूएसबी में बहुत सारी लड़कियों की इन्फॉर्मेशन होती है और यीफे की इन्फॉर्मेशन भी इसी यूएसबी में इसको मिल जाती है। ये सब देखकर यीफे शॉक रह जाती है। अब यीफे को याद आता है कि इसने इसको डायरी के लिए कहा था, तो फौरन से ये डायरी लेने के लिए चली जाती है। आज मिस्टर चन आकर चिनली से कहते हैं कि परसों जो समरी मीटिंग होने वाली है उसमें मेरी जगह पर तुम ब्रीफिंग दोगे। चिनली कहता है कि हर साल ये काम आप करते हैं तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मिस्टर चन इसको कहने लगते हैं कि अगले साल मेरा ट्रांसफर नई ब्रांच में हो रहा है, तो इस ब्रांच में तुम मेरी जगह ले लोगे। मिस्टर चन के यहाँ से जाने के बाद चिनली बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है। अब यीफे बाओसंग का घर ढूंढने में कामयाब हो जाती है। यीफे जैसे ही बाओसंग के घर के अंदर दाखिल होती तो टेबल में चिनली की बहुत सारी पिक्चर्स पड़ी होती हैं, जो बाओसंग ने इसका पीछा करते हुए ली होती हैं। अब यीफे को यहाँ पर एक डायरी भी मिल जाती है जिसको खोलकर ये पढ़ने लगती है। तो इसके पहले पेज पर ये लिखा होता है कि मोमो चिनली से प्यार करती है। एक्चुअल में ये
मोमो की डायरी होती है। मोमो कहती है कि मुझे खुद इस बात का पता नहीं चला कि कब मैं उससे इतना प्यार करने लगी कि मैं अब उसके बगैर जी भी नहीं सकती। उसके साथ गुजारा हुआ हर लम्हा मेरे लिए बहुत कीमती है क्योंकि उसने मुझसे कहा है कि वो सिर्फ मेरा है। अब मोमो चन्नी के पास आते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं लेट हो गई हूँ। लेकिन चन्नी कहता है कि कोई बात नहीं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना लेट हो, मैं हमेशा ही तुम्हारे लिए इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मोमो मुस्कुराने लगती है। मोमो कहती है लेकिन अचानक वो सारा प्यार गायब हो गया, मैं चिल्ली के साथ हमेशा रहना चाहती थी। अब सीन दिखा जाता है कि मोमो वेडिंग ड्रेस ट्राई करते हुए चिल्ली से पूछती है कि क्या ये ड्रेस मुझ पर अच्छा लग रहा है, तो चिल्ली फोन में बिजी होता है और ऐसे ही सरसरी सा कह देता है कि हाँ अच्छा लग रहा है। मोमो कहती है कि मैं तो उसके साथ सारी जिंदगी रहना चाहती थी लेकिन उसके दिल में कोई और था। मोमो कहती है कि मैंने सुन लिया था कि वो फोन पर जिससे बात कर रहा है वो कोई लड़की है। अगले पेज पे मोमो ने लिखा होता है कि चिल्ली ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि वो मुझे ये बता दे कि मैं उसको कैसे सेटिस्फाई कर सकती हूँ, लेकिन उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी वाइफ बनने के लिए उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं करती। मोमो चिल्ली से ये कहने के लिए चाहती है कि तुम प्लीज मुझे एक और चांस दे दो, लेकिन चिल्ली गुस्से में से कहता है कि हम दोनों के दरमियान जो कुछ भी था वो खत्म हो गया और तुम दोबारा मुझे मिलने के लिए नहीं आना। मोमो कहती है कि फिर मैंने उस लड़की को देख लिया जिसको चिल्ली पसंद करता था और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि यीफे ही होती है। मोमो इन दोनों को एक साथ खुश देखते हुए कहती है कि वो मुझसे ज्यादा सुंदर और ज्यादा स्मार्ट है, शायद अगर मैं उस जैसी होती तो चिल्ली मुझे कभी ना छोड़ता। मोमो बस दूर खड़े इन दोनों को देख रही होती है। वापस घर आने के बाद मोमो बहुत रोती है। मोमो इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाती और खुदकुशी कर लेती है और ये अपने भाई को चाहते हुए ये कहती है कि आप मुझे माफ कर दें और चिल्ली को इस सब के लिए इल्जाम मत दीजिएगा क्योंकि कसूर मेरा है। ये फिर तो ये सब पढ़कर हैरान और परेशान हो गई होती है। अब ये फिर कुछ डायरी में वो पिक्चर मिल जाती है। ये पिक्चर मोमो और चिल्ली की होती है, इसीलिए जैसे ही ये फिर इस तस्वीर को देखती है तो ये रोने लगती है। इसे इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा होता कि इसने चिल्ली के साथ जो भी वक्त गुजारा है वो सब झूठ था। ये फिर अब ये डायरी लेती है और यहाँ से चली जाती है। आज चंसी अपने बेटे के स्कूल कॉल करके कह रही होती है कि मुझे आज उसको पिक करने में देर हो जाएगी, तो उसकी टीचर कहती है कि सॉन्ग तो फिर जा चुका है। चंसी कहती है कि उसको किसने पिक किया। सॉन्ग की टीचर कहती है कि उसके अंकल उसको पिक करने के लिए आए थे। ये सुनकर चंसी परेशान हो जाते हैं, फौरन से अपने घर आती है तो उसका बेटा घर पर ही होता है। चंसी उसको मारते हुए कहती है कि मैं तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि अगर मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आऊँ तो तुम्हें किसी भी अजनबी के साथ जाने की जरूरत नहीं है। तो सॉन्ग कहता है कि मुझे अंकल ही पिक करने के लिए आए थे। इसके साथ ही यहाँ पर चिल्ली आ जाता है। चंसी कहती है कि तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम सॉन्ग को पिक करने वाले हो। चिल्ली कहता है कि मेरा काम खत्म हो गया था, मैं सॉन्ग के स्कूल के सामने से गुजरा था तो सोचा इसको पिक कर लूं। चंसी कहती है कि मैं तुम्हें काफी देर से कॉल कर रही थी लेकिन तुमने मेरी एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। चिल्ली चंसी से कहता है कि तुम खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। चंसी कहती है कि तुम जानते हो कि मैं नर्वस हूँ, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। अब चिल्ली कहता है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर तुमने वो सारी इन्फॉर्मेशन उस यूएसबी में ही क्यों रखी। चंसी कहती है कि मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है। अब वो यूएसबी बॉसों के साथ नीचे गिर गई है तो उसमें मेरा क्या कसूर है। चिल्ली कहता है कि क्या तुम उस यूएसबी का डेटा रिकवर नहीं कर सकती। साथ ही साथ कहने लगता है कि मॉम मैंने अंकल को ये यूएसबी ढूंढने में उनकी मदद की है, ये आपके ड्रॉर में पड़ी हुई थी। चिल्ली इस यूएसबी ड्राइव के लिए सॉन्ग को थैंक्स बोल रहा होता है। चिंसी अपने बेटे से कहती है कि तुम अंदर जाकर अपना होमवर्क करो। चिंसी अब कहने लगती है कि मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मुझे अकेले ही सब कुछ हैंडल करना होता है, तो इस तरह की चीजें भूलना नॉर्मल बात है। चिल्ली कहता है कि मैं तुम्हारी इस बात को समझता हूँ। चिल्ली कहता है कि आखिरी दफा जब यीफे सांग के साथ ही तब उसने मोमो और मेरी तस्वीर देखी थी और इस यूएसबी में मोमो और यीफे को चेस करने की मेरी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। क्या तुम इस इन्फॉर्मेशन को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने का सोच रही थी। चिंसी कहती है कि तुम मेरे भाई हो, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। चिल्ली कहते है कि कई दफा लोग सिर्फ अपने आप पर भरोसा करते हैं। यूएसबी लेने के बाद चिल्ली जब जाने लगता है तो चिंसी कहती है कि तुम मुझे टाइम बता दो, मैं आ जाऊंगी। चिल्ली इसको टाइम बताकर चला जाता है। आज चिल्ली जब वापस घर आता है तो ये यीफे को बुला रहा होता है लेकिन यीफे कोई जवाब नहीं देती। जब ये घर में देखता है तो यीफे घर में मौजूद ही नहीं होती। प्रमोशन की वजह से चिल्ली का मूड आज बहुत अच्छा होता है और ये यहाँ पे बैठकर कहने लगता है कि मैं चेयरमैन को थैंक्स करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। चिल्ली कहता है कि मेरे शुक्रिया की सबसे बड़ी हकदार है वो मेरी वाइफ है, मैं उसका थैंक्स करना चाहता हूँ कि उसने मुझ पर भरोसा किया और हर तरह के हालात में उसने मेरा ख्याल रखा। चिल्ली अपनी तरफ से थैंक यू स्पीच तैयार कर रहा होता है। जैसे ही ये बोलना बंद होता है तो यीफे यहाँ पर आ जाती है। यीफे कहती है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, तुम कंटिन्यू करो। यीफे को यूँ देखकर चिल्ली घबरा जाता है और कहने लगता है कि तुम घर पर थी। चिल्ली कहने लगता है कि मैं साल के आखिर पर होने वाली स्पीच तैयार कर रहा था। यीफे कहती है कि तुम मेरा थैंक्स कर रहे थे, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे ये करते हुए। चिल्ली कहते है कि मैंने जो भी कहा अपने दिल से कहा है। यीफे कहती है कि हाँ तुम सच बोलने में सबसे बेस्ट हो। यीफे इस डायरी को देखते हुए कहती
कहती है कि ये तुम्हारी परफॉर्मेंस की स्क्रिप्ट है। ये चुन्नी से कहती है कि ये मोमो की डायरी है। ये देखकर चुन्नी हैरान हो जाता है और इससे पूछता है कि तुम्हें ये डायरी कहाँ से मिली। यीफे कहती है कि बाओ सोंग मरा नहीं है, मैं उससे मिलने गई थी, उसने मुझे तुम्हारे बारे में सारे घिनौने राज बता दिए हैं। चुन्नी इसके करीब आते हुए कहता है कि जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यीफे गुस्से में कहती है कि मेरे करीब मत आना। यीफे चुन्नी से कहती है कि तुमने मुझसे बार बार झूठ बोला और मैंने तुम्हारे हर एक झूठ पर यकीन किया। यीफे कहती है कि तुम मेरे साथ वही सब कुछ करे जो तुमने मोमो के साथ किया था। चुन्नी कहता है कि तुम मेरी बात की यकीन करो, तुम सबसे मुख्तलिफ हो, मैं तुमसे वाकई में बहुत प्यार करता हूँ। यीफे कहती है कि अगर तुम मुझसे वाकई में प्यार करते तुम कभी भी मुझ पर हमला नहीं करते। तुमने बाओसोंग बनकर मुझ पर हमला करने की कोशिश की, फिर तुमने मुझे ये यकीन दिलाया कि मुझे ही हेलुसिनेशंस आती हैं, जानबूझकर मुझे मेडिसिन भी खिलाई। चुन्नी कहता है कि मैं ऐसा इसीलिए कर रहा था क्योंकि मुझे तुम्हें खोने से डर लगता है। यीफे कहती है कि तुम फिर झूठ बोल रहे हो, तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है। ये कहकर यीफे रोने लगती है। चुन्नी यीफे से कहता है कि मेरे पास्ट की वजह से तुम मुझे जज नहीं करो, ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिसमें मैंने तुमसे प्यार ना किया हो। यीफे कहती है कि ये सब झूठ है, तुमने यही सब कुछ मोमो से भी कहा था। यीफे चुन्नी से कहती है कि जिस दिन से तुमने मुझे पहली दफा देखा था तभी से तुमने सारी प्लानिंग कर ली थी। चुन्नी कहता है कि तुम मुझे इन सब बातों के लिए इल्जाम दे सकती हो, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी तो मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हारे लिए बदल जाऊंगा। यीफे ये सुनकर चुन्नी के चेहरे पर थप्पड़ मारती है और चिल्लाते हुए कहती है कि तुम फिर मुझसे झूठ बोल रहे हो। चुन्नी कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यीफे इस बात पर भी चुन्नी के चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम झूठे हो। यीफे रोते हुए यहाँ से जाते हुए कह रही होती है कि तुम एक झूठे इंसान हो। चुन्नी इसको जाने से रोकता हुए कहता है कि सिर्फ मैंने झूठ नहीं बोला, तुमने भी तो कितनी दफा मुझ पर शक किया है और मुझसे झूठ बोले हैं। यीफे कहती है कि मैं ऐसी बन गई, इसमें भी तुम्हारा ही कसूर है। ये कहकर यीफे यहाँ से चली जाती है। यीफे के जाने के बाद चुन्नी पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है। यीफे अपनी बहनों के पास आ गई होती है। यीफे कहती है कि अब मैं उस शख्स की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। यीजिंग कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, डिवोर्स के प्रोसीजर में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यीफे कहती है कि कुछ टाइम के लिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। इसकी बड़ी बहन बहुत परेशान होकर कहने लगती है कि यीफे तुम कहाँ पर जा रही हो, और कहने लगती है कि तुम्हारी बहनें यहाँ पर है तो तुम्हें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। यीजिंग कहती है कि तुम ऐसा करके सिर्फ वक्ती तौर पर हर चीज को अवॉइड कर सकती हो, लेकिन आखिरकार तुम्हें सब कुछ फेस करना ही होगा। दूसरी तरफ चुन्नी भी काम के बाद अपनी वेडिंग रिंग को देखते हुए कुछ सोच रहा होता है। अगली सुबह जब यीफे यहाँ से जा रही होती है तो उसकी बड़ी बहन इसको जाने से रोक रही होती है। यीफे कहती है कि आप मुझे जाने दे, मैं बहुत थक गई हूँ। इतने में यहाँ पर यीजिंग आ जाती है, कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे साथ आए, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। यीफे इन दोनों से कहती है कि तुम दोनों मेरे बारे में परेशान मत हो, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं बस कुछ देर के लिए अपना एनवायरनमेंट चेंज करना चाहती हूँ ताकि मैं इन सब चीजों को भूल सकूं। अपनी बड़ी बहन को हक करके कहने लगती है कि आपने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए आपको शुक्रिया। यीजिंग को हक करते हुए यीफे कहने लगती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी। यीजिंग कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम हमें अपनी लोकेशन बता देना। यीफे कहती है कि मैं बता दूंगी। ये कहने के बाद यीफे यहाँ से चली जाती है। अब यीफे को कॉल आती है कि क्या तुम मुझे एक फेवर दे सकती हो। यीफे कहती है कि कौन सी फेवर। ये कहता है कि क्या तुम मेरी जगह पर मोमो को देखने के लिए जा सकती हो। यीफे मोमो से कहती है कि मैं तुम्हारी डायरी तुम्हारे पास लाई हूँ, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी इजाजत के बगैर तुम्हारी डायरी पढ़ ली है। यीफे कहती है कि तुम मुझे माफ कर देना अगर मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई हो। यीफे ये डायरी मोमो को वापस दे देती है। मोमो यीफे को देखकर रोने लगती है। यीफे कहती है कि मैं तुमसे दोबारा मिलने के लिए जरूर आऊंगी। ये कहकर यीफे जाने लगती है तो मोमो इससे कहती है कि तुम मत जाओ। मोमो की आवाज सुनकर हैरान हो जाती है। मोमो कहती है कि वो दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। ये सुनते ही यीफे अपनी बड़ी बहन को कॉल करके बताती है कि मैं नहीं जा रही हूँ, यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मुझे ही करना होगा। दूसरी तरफ चुन्नी मिस्टर चेन को अपनी जगह एनुअल समरी रिपोर्ट देने के लिए बुलाते हैं। चुन्नी अब ये रिपोर्ट देने लगता है। दूसरी तरफ यीफे अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। इस रिपोर्ट के दौरान ही इसके सभी कोलीग्स को मैसेजेस आने लगते हैं और फोन को देखने के बाद ये सब लोग चुन्नी को ही देख रहे होते हैं। इनको इस तरह से करता हुआ देखकर मिस्टर चेन कहते हैं कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। अब एक कोलीग मिस्टर चेन को भी ये वीडियो दिखा देती है जो कि यीफे की होती है। यीफे कहती है कि मैं इस धोखेबाज
खास शख्स के बारे में आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ। ये देखकर तो चिल्ली के होश उड़ जाते हैं। यीफे इस वीडियो में बताती है कि 3 साल पहले चिल्ली मोमो के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन चिल्ली ने इन 3 सालों में मोमो को धोखा दिया, उसे कंट्रोल करने की कोशिश की और आखिर में उसको छोड़ दिया। मोमो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए उसने सुसाइड करने की कोशिश की। ये वीडियो मोमो का भाई भी देख रहा होता है, लेकिन खुशकिस्मती से मोमो की जान तो बच गई, लेकिन मोमो बोल नहीं सकती थी। लेकिन मोमो ने बोलने की सलाहियत खो दी, जिसकी वजह से चिल्ली को एक और मौका मिल गया। जब मुझे मोमो के बारे में मालूम हुआ तो चिल्ली ने मुझसे झूठ बोला कि वो उसकी बहन है। अब ये लाइव वीडियो देखने के बाद इसकी बहनें भी हॉस्पिटल आ जाती हैं। यीफे कहती है कि चिल्ली ने मुझसे भी न जाने कितने झूठ बोले हैं। इसने मुझे ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं बीमार हूँ और मुझे हेलुसिनेशंस आते हैं। मुझे ये यकीन दिलाने के बाद कि मैं दिमागी तौर पर बीमार हूँ। चिल्ली मेरे साथ यही एक्टिंग करता रहा कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और एक बहुत अच्छा हस्बैंड है। चिल्ली के इस आइडियल हस्बैंड वाले ड्रामा की वजह से मैं उसकी बात मानती गई। मुझे सिवाय उसके और किसी पर यकीन नहीं रहा, यहाँ तक कि मैंने अपनी बहनों पर शक किया। यीफे कहती है कि आप सब लोगों को मैं ये सब कुछ सिर्फ अपने लिए नहीं बता रही, बल्कि मैं मोमो को भी इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। चिल्ली का मकसद मुझे कंट्रोल करना था। उसने मुझे ये यकीन दिलाना शुरू कर दिया कि मुझे अपने ऊपर भी यकीन नहीं करना चाहिए। अगर मैं कुछ ऐसा करती थी जिससे चिल्ली को बुरा लगता था, तो वो मुझे एक ऐसे जुर्म के लिए क्रिटिसाइज करता था जो मैंने किया ही नहीं था। यहाँ तक कि जिन चीजों से चिल्ली अपसेट होता था वो मुझे उनके लिए सजा भी देता था। ये फिर सबको बता रही होती है कि इसने कैसे इसे वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी और बार बार इसे डराता भी रहता था। ये कहकर ये फिर रोने लगती है। मिस्टर चैन ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और चिल्ली से बहुत गुस्से में कहते हैं कि ये सब क्या है। चिल्ली कहते हैं कि आप इसकी बकवास मत सुने, ये बीमार है। लेकिन मिस्टर चैन गुस्से में यहाँ से चले जाते हैं और इसके बाकी सारे कोलीग्स भी। यीफे कहती है कि मेरा मकसद सिर्फ चिल्ली को एक्सपोज करना नहीं है, बल्कि ऐसे सारे मर्दों को एक्सपोज करना है जो औरतों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। चिल्ली ये सब कुछ सुनने के बाद बार बार अपना मुंह धो रहा होता है। यीफे कहती है कि अगर आपके इर्द गिर्द भी चिल्ली जैसा कोई झूठा इंसान है और वो आपके सामने ये ड्रामा करता है कि वो आपसे प्यार करता है, तो प्लीज आप बहादुरी के साथ अपने लिए खड़े हों और इन जैसे लोगों के झूठ को मानने से इनकार कर दें। यीफे के पेरेंट्स ने भी ये लाइव देख ली होती है। ये सब कहने के बाद यीफे इस लाइव को बंद कर देती है। इसकी बहनें भी ये देखकर बहुत खुश हो रही होती हैं। यीफे जैसे ही इनके पास आती है तो ये दोनों इसको हक कर लेती हैं और इसके गले लगकर रोने लगती हैं। चिंसी अब चिल्ली को कॉल करती है। चिंसी बहुत गुस्से में कहती कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या? ये प्रिटेंड मत करो कि तुम मेरे साथ हो। पुलिस कुछ ही वक्त में यहाँ पर पहुँच रही है। चिंसी चिल्ली पर बहुत गुस्सा कर रही होती है। चिल्ली कहता है कि आपको क्या हो गया? इतने में ही इसको पुलिस की आवाज सुनाई देती है फोन पर। इसकी बहन पुलिस से कह रही होती है कि मास्टरमाइंड चिल्ली है। जैसे ही कॉल बंद होती तो चिल्ली को इस बात पे यकीन नहीं आ रहा होता कि इसकी बहन ने भी इसका साथ छोड़ दिया है। दूसरी तरफ यीफे मोमो से कहती है कि तुम डॉक्टर की बात मानना और कोशिश करना कि तुम जल्दी रिकवर कर सको। यीफे मोमो से कहती है कि तुम अपने भाई की वजह से परेशान नहीं हो, वो भी हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। मैं उसे देखने के लिए जाऊंगी। जब वो डिस्चार्ज हो जाएगा तो वो तुम्हें हॉस्पिटल से आकर ले जाएगा। इतने में यहाँ पर चिल्ली आ जाता है। मोमो चिल्ली को देखकर डरने लगती है, लेकिन यीफे अब चिल्ली को देखकर बिल्कुल भी डर नहीं रही होती। यीफे की बहनें टैक्सी लेने के लिए नीचे गई होती है। जब ये लोग ऊपर आती हैं तो यीफे चिल्ली के साथ जा चुकी होती है। ये यीफे से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही होती। ये जिंग कहती है कि मुझे नर्स ने बताया है कि यीफे को उसने एक आदमी के साथ जाते हुए देखा है। अब ये दोनों परेशान हो रही होती हैं कि आखिर यीफे कहाँ पर चली गई है। अब मोमो बहुत मुश्किल से बोलने की कोशिश कर रही होती है और कहती है कि वो चिल्ली के साथ गई है। मोमो कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो कहाँ पर गया है। अब दिखाया जाता है कि यीफे एक पुरानी फैक्ट्री में आ गई है। यीफे इस जगह को देखकर कहने लगती है कि यहाँ पर मोमो नहीं बल्कि तुम छुपा करते थे। चिल्ली कहता है कि झूठ सच में मिक्स होते हैं, हम उनको पूरी तरह से झूठ नहीं कह सकते। यीफे कहती है कि तुम जो भी कहो झूठ तो झूठ ही होता है। चिल्ली यीफे के पास आते हुए कहने लगता है कि अगर मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता तो फिर तुम मुझसे प्यार कैसे करती? मैं तुम्हें ये बात कैसे साबित करता कि मैं तुमसे वाकई में बहुत प्यार करता हूँ? चिल्ली कहता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही? चिल्ली कहता है कि अगर हम शादी के बाद हमेशा एक साथ रहते और हमारी लाइफ में कोई मोमो ना होती और ना ही बाव सॉन्ग, तो लाइफ कितनी अच्छी होती ना। यीफे कहती है कि तुम सिर्फ आज अपने आप को ही इल्जाम दे सकते हो इन सब चीजों के लिए। चिल्ली कहता है कि मुझसे भी ज्यादा अजीब मेरी बहन है। चिल्ली कहने लगता है कि शायद मैं भी आज एक नॉर्मल और सच्चा इंसान होता, लेकिन मेरी बहन ने ही मुझे झूठ को झूठ से कवर करना सिखाया है। और वो बाव सॉन्ग, उसको मेरे साथ क्या मसला है? मैंने मोमो की 3 साल केयर की। चिल्ली चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मुझे अब नहीं छोड़ सकती। यीफे कहती है कि तुम कामयाब बनना चाहते थे, इसीलिए तुमने अपने अंदर के डर
को और एक बुज़दिल इंसान को इन सभी झूठों से कवर करने की कोशिश की है। चुनली हंसने लगता है, सुनकर कहने लगता है कि मैं कमजोर हूँ, तुम मुझे बताओ मैं कैसे कमजोर हूँ। चुनली कहता है कि मैंने आज तक जो भी हासिल किया है वो खुद ही हासिल किया है, अब मैं इतनी अच्छी जॉब कर रहा हूँ, तुम मुझे बताओ कि आखिर मैं कैसे बुज़दिल हूँ। यीफे कहती है कि फिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत क्यों नहीं थी कि तुम मुझे अपनी असली साइड दिखा सकते। ये सुनकर चुनली इस चेयर पर जाकर बैठ जाता है और कहने लगता है कि असली चुनली को कोई भी पसंद नहीं करता। यीफे कहती कि बात यह है कि तुमने असली चुनली को एक्सेप्ट नहीं किया, असल में तुम एक बुज़दिल इंसान से नफरत करते हो। जब वो रेस्टोरेंट का ऑनर बचपन में तुम्हें बुली किया करता था तो तुम यहाँ पर आकर छुप जाते थे। चुनली कहता है कि अगर मैं यहाँ पर आकर ना छुपता तो फिर मुझे क्या करना चाहिए था। चुनली कहता है कि तुमने मेरे जैसा बचपन नहीं देखा, आपको हर रोज बुली किया जाता है, आपके पास खाने के लिए खाना नहीं है, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती। यीफे कहती कि मुझे भी डर लगता लेकिन मैं अपने आप को पहचानती। यीफे चुनली से कहती कि तुम भी बहादुर बन सकते हो अगर तुम इस जगह से निकलने की कोशिश करो। चुनली कहते कि क्या मैं फिर से शुरुआत कर सकता हूँ। यीफे कहती है कि कर सकते हो। ये सुनकर चुनली रोने लगता है और यीफे से कहता है कि तो फिर क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो। इतने में यहाँ पर पुलिस का सायरन इन दोनों को सुनाई देता है। पुलिस का सायरन सुनते ही यीफे यहाँ से भागने लगती है लेकिन चुनली इसको पकड़ लेता है, यहाँ से जाने नहीं देता। लेकिन यीफे अपने आप को चुनली से छुड़वाने में कामयाब हो जाती है। यीफे कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। चुनली कहता है कि आखिर मुझे बदले में उतना नहीं मिला जितना मैंने देने की कोशिश की है। यीफे कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। चुनली कहता है कि क्या तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला, तुमने मुझसे इसलिए प्यार किया क्योंकि तुम्हें अपनी लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए थी, तुम भी तो अपने आप से प्यार करती हो, कैसा नहीं है। यीफे कहती है कि तुम तर्स के काबिल हो। चुनली कहता है कि तुमने मेरे जैसी जिंदगी नहीं गुजारी इसलिए तुम्हें मुझे काबिल तर्स कहने का कोई हक नहीं है। चुनली कहता है कि अगर तुम मुझे और खुद को कंपेयर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि तुमने भी ना जानते हुए खुद से झूठ बोला है, तुम्हें भी ये नहीं मालूम कि तुम किसके लिए जी रही हो। चुनली कहता है कि इस जगह से मुझे निकलने के लिए 20 साल लगे हैं, तुम मुझे अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकती और आखिर तुम्हारे पास ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है जिसके बिहाफ पर तुम मुझे खुद को माफ करना सिखा रही हो। ये फिर चुनली को इस रूप में देखकर बहुत हर्ट हो रही होती है। चुनली चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास ये कहने का कोई हक नहीं है कि मुझे नहीं मालूम कि आखिर में प्यार क्या है। चुनली चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे समझ सकती हो। ये फिर इसकी बातें सुनकर रोने लगती है। ये फिर को यूँ रोता हुआ देखकर चुनली को बहुत बुरा लग रहा होता है और ये अब आराम से ये फिर से कहने लगता है कि तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन जब ये फिर कोई जवाब नहीं देती तो चुनली ये फिर को छोड़ देता और कहता है कि तुम जा सकती हो। ये फिर ये सुनकर जाने लगती है तो चुनली इसको रोकता है। ये फिर जब रुक जाती है तो चुनली कहता है कि मैं तुमसे वाकई में ही प्यार करता हूँ। ये फिर चुनली से रोते हुए कहती है कि अगर तुम मुझे असली चुनली बनकर ही मिलते तो शायद मैं भी तुमसे प्यार करती। ये कहकर ये फिर यहाँ से चली जाती है और चुनली ये फिर को जाते हुए देखकर रोने लगता है। चुनली को पुलिस का सायरन सुनाई दे रहा होता है तो ये उसी कमरे में चला जाता है। अब यीफे को दिखाया जाता है जो कि समुद्र किनारे आती है। आज यहाँ पर आकर यीफे बहुत अच्छा महसूस कर रही होती है और फाइनली यीफे ने अपने आप को ट्रॉमा से निकाल लिया होता है जो उसको चुनली के साथ रहने की वजह से फेस करना पड़ा था। इतने में यहाँ पर एक फोटोग्राफर आता है जो कि यीफे से कहता है कि मैं आपकी पिक्चर लेना चाहता हूँ। यीफे इसको पिक्चर लेने की परमिशन दे देती है और पिक्चर खिंचवाने के लिए मुस्कुराने लगती है। इसी मोमेंट पर ये ड्रामा खत्म हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए स्टे कनेक्टेड।